is me Arshi Khan and you are watching Arshi Khan Novels YouTube channel. आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं मेहराल बाई सानिया मुमताज़ का पार्ट 2। कल सॉरी मैं पार्ट 2 नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि थोड़ी मसरूफियत थी, तो आज इन्जॉय करें पार्ट 2 को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं कि क्या एंडिंग है मेहराल की। महक नज़ामी डोनेशन फाउंडेशन को नज़ामी यतीम बच्चों के लिए प्राइवेट सतह पर चला रहा था। बज़ाहिर चावल के कारोबार का 10% वो इन यतीम बच्चों को दिया करता। हाँ, मगर अपने कपड़ों के कारोबार को इसने डोनेशन से दूर ही रखा था। और मेहराल ग्राउंड में मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठकर छोटे से स्टेज पर खड़ी निज़ामी का वो रूप देख रही थी जिसे वो दुनिया जानती थी। खुदा, तरस, मेहरबान, सादा, शगुफ्ता और हसास दिल का मालिक। अभी मेहराल को स्टेज पर बुलाया जाना था और वो भी इसके पूरे नाम के साथ, ताकि दुनिया जान ले कि मेहराल नज़ामी की बेटी नहीं है, मगर फिर भी नज़ामी की सबसे पहली तरजीह है। चंद यतीम बच्चों को खैरात लेने के लिए मुंतखब किया जा चुका था ताकि इन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जा सके। तालियों की गूंज के साथ मेहराल को स्टेज पर बुलाया गया। अपनी जगह से उठकर मेहराल स्टेज तक पहुंची। इसने नेवी ब्लू प्लेन कुर्ता जो इसके हाथ की लंबाई तक ही आ रहा था और नेवी ब्लू ही स्ट्रेट पैंट्स जिस पर सफ़ेद प्लेट्स थी पहनकर बालों को हाई पोनी टेल में बांध के सिल्वर पोनी टेल कफ लगा रखा था। बाएं शाने पर ग्रे वूल शाल डालकर वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए स्टेज पर पहुंच गई। वहां नज़ामी के साथ दाऊद खान और फेरोज़ तकी न्यूज़ एंकर भी मौजूद था। वो दोनों भी डोनर्स थे, मगर सिर्फ 5% हिस्से के। मेरे दोस्त फुरकान नज़ामी क्यों ही कमाल करते हैं, अपने घर पर यतीम बच्ची को भी सहारा दे रखा है और घर देकर यतीमों को भी सहारा दे रखा है। दाऊद खान ने ये बात कदरे ऊंची आवाज़ में कही थी ताकि सामने बैठे हुए मेहमान इसे आराम से सुन सके। चेहरे पर ऐसे तासुरात सजा लिए गोया वो नज़ामी की बड़ी ज़र्फ से बहुत मुतासिर हुआ है। मेहराल का हलक तक कड़वा हो गया। दिल चाहा कि वो फिलफौर वहाँ से फरार हो जाए। जिल्लत के एहसास के तहत चेहरे ने सुर्ख रंग पकड़ लिया। हरगिज़ नहीं, मेरी बेटी यतीम नहीं है। नज़ामी ने चंद लम्हे ढेरों हैरत के साथ दाऊद खान को देखा, फिर मेहराल के गिर्द अपना बाजू हमाइल किया और गोया इलानिया तौर पर कहने लगा, ये मेरा दायां बाजू है। अल्लाह ने पहली औलाद के तौर पर मुझे इससे नवाजा है। मेरी तरजीहात में से सबसे पहले मेहराल है, फिर जिसके पास ये सब कहने वाला और इसके हर फैसले में सपोर्ट करने वाला बाप हो। आप इसे यतीम कैसे कह सकते हैं? खुदारा मेरी बेटी को बार बार ये सब मत कहें, मुझे तकलीफ होती है और मुझे उम्मीद है आइंदा ऐसी किसी बात से गुरेज किया जाएगा। कितना मुनाफिक है। नज़ामी की नज़रों में तंबीह थी, कितना मकार इंसान था। सारा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा और इस बार तालियां बहुत देर तक गूंजती रही। स्टेज पर मौजूद दाऊद खान और फिरोज़ तकी भी तालियां बजाने लगे। तकरीब के इख्तिताम की खातिर अब मेहराल के हाथों से यतीम बच्चों को खैराती पैकेज दिलवाए जा रहे थे। ऐसे में मेहराल, नज़ामी, दाऊद खान और फिरोज़ तकी की ढेरों तस्वीर ली गई जो कि अब बहुत दिनों तक को नज़ामी के अल्फाज के साथ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली थी। टीवी लाउंज में मौजूद मीर सिंगल सीटर पर बैठा हुआ था। वो लैपटॉप गोद में रखकर किसी काम में मसरूफ था। हर चंद लम्हे में वो अपने मग से काफ़ी का एक सिप लेता और मग को वापस टेबल पर रख देता। एक नज़र उठाकर इसने अपने बाईं तरफ देखा जहाँ ज़ैनब अपने होमवर्क में मसरूफ थी। फिर व्हाट्सएप वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। बाहर का गेट खुलने की आवाज़ आई थी। जब दोनों ने यकलख्त अपनी नज़रें उठाई और ग्लास विंडो से बाहर जिब्राइल अपनी बाइक अंदर लाता नजर आया, जो अभी अभी फराह बेगम को अपने पुराने हमसायों में छोड़कर आ रहा था। ये इतना दिलचस्प ना था कि वो दोनों अपना काम छोड़कर इसकी तरफ देखने लगते, इसलिए वो फिर से अपने काम में मुतवज्जे हो गई। जिब्राइल अभी अपनी बाइक खड़ी करके अंदर की जानिब बढ़ने ही लगा था कि डोर बेल बज गई। अब कौन आ गया? सख्त बेजार होकर जिब्राइल पलटा था। वहां मीर और जैनब एक दूसरे को देखकर खिलकर मुस्कुराए, क्योंकि जिब्राइल बाहर था तो दरवाज़ा खोलने के लिए अब जेबी काहिल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जेबी ब्लू जीन्स पर ब्राउन कोट पहनकर ईशल बिन की ही बोलने लगी थी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जिब्राइल है और मामा घर पर नहीं है। जिब्राइल ने इसे वहां से ही फारिग करना चाहा, मगर वो जबरन अंदर घुस गई। सुना नहीं तुमने, मामा घर पर नहीं है। वो इसकी ठिठाई पर हैरान रह गया। उफ, क्या हो गया? नहीं है तो आ जाएंगी। ईशल ने वहीं खड़ी रहकर इसकी अकल पर मातम किया। बेवजह बहस मत करो, ज्यादा शौक है तुम्हारे घर के पास ही मौजूद हैं, वो वहां मिल लो। मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिब्राइल ये कहकर पलट गया। ये इस बात का इशारा था कि अगर वो चाहे तो लॉन में बैठ सकती हैं, क्योंकि लाउंज के दरवाजे से अंदर वो इसे दाखिल नहीं होने देगा।
पता है क्या जिब्राइल, पापा सही कहते हैं। जिब्राइल अपनी जगह पर रुका मगर पलटा नहीं, अलबत्ता ईशा ने एक कदम आगे जरूर बढ़ाया। तुम सब बहन भाई भी अपनी माँ की तरह मगरूर, घुमंडी और कम ज़र्फ हो। जैसे तुम्हारी माँ मेरे पापा को अंदर नहीं आने देती, वैसे ही हरकतें तुम दोनों भाइयों की भी हैं। इसी घुमंड और तेवरों की वजह से चाचा तुम्हारी माँ को छोड़कर इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाती, जिब्राइल ने गुस्से में पलटकर एक जोरदार पंच मारा था। ज़ैनब और मीर जो अभी तक नज़ारा अपनी जगह से ही देख रहे थे, जैसे ही मामला दिलचस्प हुआ और दोनों कूद कर ग्लास विंडो की जानिब लपके और तमाशाइयों की तरह पुरजोश मगर मध्यम आवाज़ में जेबी को चीयर अप करने लगे। कम ऑन माई बॉय वंस मोर। ग्लास विंडो के पास ज़ैनब हाथ हवा में बुलंद करके फुदकते हुए इसे कहने लगी, जिसे जिब्राइल सुन रहा हो। एक राजकुमार की गफलत ने मन मार दिया शहजादी का। अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले मीर अपने ही कहे हुए अल्फाज पर खासा महफूज हुआ था, जो चंद दिन पहले ही इसने सोशल मीडिया पर पढ़े थे। ज़ैनब का जोश इन अल्फाजों को सुनकर ख़त्म हुआ। वो मीर की तरह संजीदगी से देखने लगी। बहुत बोंगे हो आप मीर भाई, प्लीज़ बोंगिए ना मारा करें वरना सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। ज़ैनब यह कहकर अब कमर पर दोनों हाथ रखे बारीक बीनी से जिब्राइल और ईशल की बॉडी लैंग्वेज का जायजा लेने लगी। पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा, मारे तजस्सुस के वो आदी हो रही थी। ये ईशल की खुशकिस्मती थी कि गुस्से में भी जिब्राइल अपनी हदूद नहीं फैलांगा था और पंच जोर से पलट कर गेट के साथ रखे स्नो मैन को मारा था और वो नीचे गिर गया। स्नो मैन ना बहुत हल्का था ना बहुत वजनी, इसलिए जिब्राइल का गुस्सा अभी पूरी तरह नहीं निकल पाया। बकवास बंद करो अपनी, जिब्राइल गराया। ईशल अपने चेहरे पर हाथ रख के दो कदम पीछे हुई। ईशल ने खौफ के मारे अपने दोनों हाथ लबों पर रख लिए। मेरी मामा नहायत अजीम औरत है, अगर तुमने दोबारा कुछ बका तो याद रखना। एक कदम आगे बढ़ाकर जिब्राइल ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर इसे खबरदार किया। ये पंच तुम्हारे चेहरे को भी बिगाड़ सकता है और वापस अपने पैरों पर जाने के काबिल नहीं रहोगी, समझी। मगर ईशल तो साकित रह गई। समझ आई। अब की बार वो जोर से चिल्लाया कि इसकी गर्दन की रगें नजर आने लगी, मगर ईशल ने आओ देखा ना ताओ सर पट पीछे को दौड़ लगाकर गेट से बाहर निकल गई। जिब्राइल ने लंबे लंबे सांस भर के पहले खुद को नॉर्मल किया और फिर गेट बंद करके लाउंज के दरवाजे की जानिब लंबे लंबे डग भरने लगा। वो जो पूरे मामले में बहुत महफूज हो रहे थे, जिब्राइल को तेज रवि से लाउंज की तरफ बढ़ता देख वो दोनों भी घबरा के तेज रवि से पलटे और आपस में टकरा कर गिर गए। मगर अभी वक्त नहीं था कि एक दूसरे को कोसते, इसलिए जल्दी से उठकर मीर सोफे की पूछ पर से फलांग कर सोफे पर बैठे और जैनब फर्श पर स्लिप करते हुए बस आधे रास्ते तक ही पहुंची थी जब लाउंज का दरवाजा खुलने की आवाज आई और जैनब जमीन पर ही बैठ गई। दरवाजा खोलकर जिब्राइल ने एक नज़र इन दोनों पर डाली, जहां मीर अपने लैपटॉप के साथ उलझ रहा था और जैनी क्या कर रही है इतनी सर्दी में ठंडे फर्श पर बैठकर। हवा कौन लेता है। जब जैनब को कुछ ना सूझा तो वो टेबल पर पड़ी अखबार से खुद को हवा जलाने लगी। जैनब की इस बदी एक्टिंग पर मीर का अपना सर पीट लेने को दिल चाहा, लेकिन जिब्राइल सर झटक कर तेज तेज सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में चला गया। इससे कमरे में दाखिल होते देख एक झटके से जैनब और मीर की नजरें आपस में मिली, फिर तेजी से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ गए। रॉक पेपर सीजर। मीर का हाथ पेपर और जैनब का हाथ रॉक था। मीर फातियाना मुस्कुराया और अपना हाथ जैनब के हाथ पर दे मारा। जैनब ने मुंह बसोरा। ड्रेसिंग मिरर। मीर ने पिछली बार तोड़ा हुआ जिब्राइल का ड्रेसिंग मिरर मुंतकिल किया। रॉक पेपर सीजर। इस बार मीर का हाथ रॉक और जैनब का हाथ सीजर था। मीर की मुस्कुराहट इस बार पहले से भी गहरी थी। जैनब की पेशानी पर चंद बल आए। पेंटिंग। मीर ने फिर से एक चीज मुंतकिल की। कभी नहीं, जैनब ने रद्द कर दी। रॉक पेपर सीजर। मगर इस बार बाजी जैनब ने ली थी। रॉक जैनब जबकि सीजर मीर का हाथ था। मीर के लब ओ में सिकुड़े। वाज फ्लावर वाज। जैनब ने अभी ये अल्फाज अदा किए थे कि खनाके से कुछ गिरती गिरती होने की आवाज आई। आउच। मीर ने ऊपर जिब्राइल के कमरे की जानिब देखते हुए कहा, पक्का ये तो फ्लावर वाज है। जैनब चहकी, कैसे मालूम। मीर इसे जीतने नहीं देना चाहता था। वॉच आउट। जैनब तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई जिब्राइल के कमरे के बाहर रुकी, फिर सांस में वार करके मुड़कर मीर को देखा। जेबी ने कमरे क्या टूटा है। जैनब ने हिम्मत मुझ करके आखिर कह ही डाला, कुछ नहीं, तुम जाओ हवाल हो जाके। जिब्राइल का मूड साफ साफ लग रहा था। जैनब ने फिर पीछे मुड़कर देखा, सीने पर हाथ बांधे मीर दिलचस्पी से ऊपर इसे देख रहा था। जैनब के पीछे मुड़कर देखने पर मीर दिल खोल कर हंसा। जैनब तब कर रह गई, ये भी अभी के अभी बताओ क्या तोड़ा है, वरना मैं सुपीरियर चीज ले सुपीरियर चीज लेकर आ जाऊंगी। जैनब बुरा मान गई, ये शायद एक्टिंग कर रही थी। फ्लावर वास टूटा है। मेरी माँ, जाओ अब यहाँ से, सुकून करने दो मुझे। जैनब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई और अपने कदमों पर पलट कर वो सहज सहज कर कदम रखती शहजादियों की तरह रेलिंग पर आगे खड़ी होकर दोनों हाथ रेलिंग पर फैला दिए। चेहरा दाईं तरफ मोड़ा और नजरें सीलिंग पर जमा दी। मीर का सारा मजा खराब हुआ था। मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता वो अपनी जगह पे आके बैठ गया, लेकिन जैनब की एक्टिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी।
गाड़ी से निकलकर वो लाउंज में पहुंची तो वहां मनाफ नजामी पहले से ही मेहमान था। माय गॉड डैड, आप कब आए? इन्फॉर्म कर दिया होता। इसके पीछे आती निगाह तेज रवि से अपने बाप के सीने से जा लगी। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती आने की। मुनाफ नजामी के चेहरे पर नाराजगी साफ जाहिर थी। कम ऑन डैड, इन्हीं बातों की वजह से मैं नहीं आती। सीने से लागू कर वो सोफे पर बैठ गई और मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। गलत। मुनाफ नजामी ने इसके हाथ से फोन लेते हुए टेबल पर रख दिया। तुम इन बातों की वजह से नहीं आती। अभी मुनाफिक निजामी बैठा ही था जब निगाह टेबल से अपना फोन उठाकर उठ खड़ी हुई। आपको पता है मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, जानबूझकर मूड खराब कर देते हैं। इतना कहकर निगत वापस फोन में मगन होती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। मिराल पीछे खड़ी होकर तजब्जुब का शिकार थी। पिछली बार का निजामी वाला वाक्य अभी भूला ही कब था। सोच रही थी कि ऐसे ही चली गई तो इस बार इसकी बख्शिश नहीं होगी, मगर दरमियान में ही दोनों को टोक दिया तो मुनाफ नजामी गुस्सा कर जाएगा और फिर से नतीजा वही होगा। लेकिन निगहत के जाने से इसके लिए आसानी हो गई थी। सलाम नानू, कैसे हैं आप? बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर इसने सवाल किया। मुनाफ नजामी ने चेहरा उठाकर मिराल की जानिब देखा। इससे पहले कि मुनाफ नजामी कुछ कहता, आह धड़ाम की आवाज के साथ मिराल दूर जा गई। तुम्हें पिछली बार कहा था ना मैंने नानू से दूर रहने को। इस बार नजामी ने महक नहीं महक थी। मिराल को गुस्सा आया था, मगर नजामी की मौजूदगी की वजह से वो खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। रोको गंदे खून! महक ने पीछे से जो हाँक लगाई। मिराल को न सिर्फ रुकना पड़ा बल्कि मुड़ना भी पड़ा। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती महक, क्योंकि मामा नाराज हो सकती है। मिराल ने इसे जिताया कि वो दोनों एक ही माँ की औलाद। तुम्हारा घटिया बाप। शट अप। वो तेजी से इसके करीब आई और मन चाहता इसका चेहरा नोच ले, मगर फिर बस अपनी शहादत की उंगली दिखाकर रह गई। लम्बा भी ना गुजरा था जब नजामी ने पीछे से इसकी पोनी टेल से आ जकड़ा। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, गंदी नाली के कीड़े, मेरी औलाद को मेरे ही सामने शट अप कॉल दे रही हो। मिहराल की सांस अटकी थी। इसे लगा आज तो क्यामत रोनुमा होकर ही रहेगी। ये सब आपकी वजह से डैड। महक फौरन अपनी आंखों में नमी ले आई। आपने अपने फेम के लिए लोगों के सामने इसे गलासत को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि मेरी और सिमी की कोई वक़्त ही नहीं रह गई। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आपकी औलाद ये है भी या नहीं। आपने हम दोनों को इग्नोर करके रख दिया है और लोगों के सामने ये आपकी फेवरेट है। आई हैड यू डैड, कहकर वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ती गई। महक महक रुको। महक नजामी भी महक के पीछे पीछे जाने लगा था, मगर मुनाफ नजामी ने रोक लिया। फुरकान तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। वैसे भी अभी वो तुमसे नाराज हैं। मनाफ नजामी महक के पीछे सीढ़ियां चढ़ता गया। नजामी वहीं खड़ा ऊपर की तरफ जानिब देखता रहा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था अपनी औलाद की नाराजगी। कितने ही पल इसने खामोशी से गुजारे थे। मिहराल के लिए ये खामोशी सूर फूंकने जाने के बराबर थी। मिहराल की नज़र नज़ामी की मुट्ठियों पर पड़ी और नज़ामी ने अभी भी सख्ती से भींची थी। मिहराल की सांस अटकी। नज़ामी पलटा। मिहराल एक कदम पीछे हटी। नज़ामी के नथने फूले और जबड़ों पर सख्ती की वजह से हरकत होने लगी। मिहराल इशारा समझ गई थी। गाल से आंसू लड़के थे और हवा में एक सिसकी बुलंद हुई, मगर लबों को जोर से बंद करके सिसकी का रास्ता रोकर नतीजतन इसकी हिचकी बंद गई। अपने दोनों हाथ इसने कमर के पीछे जोर से बांध ली और नजरें झुका ली। नज़ामी शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया और उसे गर्दन से पकड़कर जोर से पिलर के साथ लगा दिया। गलीज वजूद, तुम्हारी वजह से मेरी औलाद मुझसे नाराज हुई है। मेरी जिगर का टुकड़ा रूठा है मुझसे। गर्दन पर नज़ामी की पकड़ और मजबूत हुई। मेहराल का दम घुटने लगा। चेहरा सुर्ख और आंखें गोया बाहर आने को थी। शोर सुनकर दाएं तरफ की रेलिंग पर महक और मुनाफ नज़ामी आकर खड़े हो गए। मंजर देखकर महक के दिल को ठंडक पहुंची। मकरूह हंसी इसकी लबों पर आन ठहरी, जबकि मुनाफ नज़ामी बेचैन हुआ। डैड, वो बोलना चाह रही थी मगर नज़ामी इजाजत नहीं दे रहा था। दिल तो चाह रहा है आज तुम्हारा किस्सा ही तमाम कर दूं, मगर नहीं। नज़ामी ने गर्दन को एक झटके से छोड़कर इसे जमीन बोस किया। मेराल औंधे मुंह जोर जोर से सांस लेते हुए खांसने लगी। जब तक तुम्हारे बाप तड़प तड़प कर नहीं मरता, तुम भी जिंदा रह के तड़पोगी। चलता हुआ मेराल के करीब आया, जहां मेराल कोनी के बल औंधे मुंह लंबे लंबे सांस भर रही थी। निजामी ने अपने बूट समेत अपना पाँव इसके हाथ के पीठ पर रखकर जोर से मसला। मेराल की चीख जोर से सारे घर में बुलंद हुई, मगर जालिम भेड़िए को जरा भी तरस न आया। मेहराल चिल्लाती हुई जब अपने दूसरे हाथ से निजामी का हाथ हटाने के लिए झुकी तो निजामी ने यकदम इसे अपना पाँव उठाकर बूट की नोक से इसकी थोड़ी तले ठोकर मारी। ऐसा करने से मिराल की जबान दांतों के दरमियान आ गई और गर्दन तो गोया उतर ही जाने वाली थी। चंद साने तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। इसका सर बुरी तरह चकराया और बैठ गई, और इससे पहले कि वो थोड़ा संभलती, निजामी ने अब की बार एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मार के फिर से इसे जमीन पर गिरा दिया। मिराल ने उठने की हिम्मत ना की। विशाल में भी नहीं थी कि इसे उठा जाता। फुरकान, बस करो, महक के कमरे में चलो, आ रही है वो। मनाफ नजामी की रौबदार आवाज पर निजामी मेहराल को अब गाली बकता हुआ महक के कमरे में चला गया। महक भी मनाफ नजामी के साथ नीचे उतर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे अपने कमरे में चली गई। उठो, मनाफ नजामी ने मेहराल को उठने के लिए कहा। इसके बाएं गाल पर पूरे हाथ का छपा हुआ निशान नजर आ रहा था। मुश्किल उठकर वो खड़ी हुई, मगर अपना चकराता हुआ सर संभालना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। सऊद, ऊंची आवाज में मनाफ नजामी ने मुलाजिम को पुकारा।
जो एक आवाज़ पर ही दौड़ा चला आया। इसे इसके कमरे में छोड़ा। वो हाथ अपनी पुश्त पर बांधे मुनाफ नज़ामी ने हुक्म दिया, मगर मीराल ने उठकर हाथ उठाकर मुलाजिम को मना कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलने लगी। देर से ही वो पहुंच जाएगी। कमरे में आकर महक ने चकराते सर के साथ बमुश्किल अपना बेड तलाश किया और इस पर ढह गई। गर्म पानी इसकी आंखों से बहने लगा और सिसकियां बुलंद होना शुरू हो गई। गलीज वजूद, गंदा खून, घटिया बाप, गंदी नाली के कीड़े, सब अल्फाज मिहराल के कानों में एक एक करके गूंज रहे थे। मिहराल ने रोते हुए इन अल्फाज को बहुत झटकना चाहा, मगर ये अल्फाज तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। इसने तकिया पकड़कर जोरदार चीख मारी, अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की, मगर तकलीफ में कोई कमी नहीं आई। मगर अचानक एक ख्याल के तहत उठ बैठी। पोनी टेल में से कफ उतार के इसने दूर फेंका और आंसू साफ करती हुई उठ खड़ी हुई। बसारा तभी भी धुंधली थी, मगर ऐसा करना अब जरूरी थी। आ जाओ। निगत अपने फोन में मसरूफ यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो सूजी हुई हैजल आंखें और सूजा हुआ गाल लिए मेराल अंदर दाखिल हुई। मेराल ने पलट कर दरवाजा लॉक किया तो निगत को छंपा हुआ। जब मेराल करीब आई तो इसकी गर्दन पर भी उंगलियों के वाज़ेह निशान देखे जा सकते थे। निगत जान गई थी कि मेराल के साथ क्या हुआ, इसलिए नजरें चुरा गई, मगर मेराल कदम कदम आगे बढ़ाती रही। निगत ने फिर से नजरें उठा के देखा तो मीराल इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। क्यों आई हो? निगत ने मीराल के आने की वजह पूछी। क्योंकि बेवजह इन माँ बेटी में कोई बात नहीं होती थी। भीख मांगने। मीराल ने अपने दोनों हाथ निगत के सामने जोड़े। बड़ी बड़ी आंखें गैर इरादी तौर पर नमकीन पानी से भर गई और लब कांपने लगी। पैसे चाहिए? निगत ने अपने मुताबिक जरूरत घड़ी। मामा पापा तो दगाबाज निकले, आप तो दगा ना दें। मुझे बचा लें, मैं आपकी बेटी हूँ। आप नहीं मानती तो इंसानियत के लिए सही मुझे रोज रोज की जुल्म से बचा लें प्लीज। मोटे मोटे आंसू बिना इजाजत इसकी गालों से लड़क रहे थे। आवाज भारी हो गई थी और खूबसूरत तराश वाला बालाई लब भी सूज चुका था। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी वजह से ही होता है, इसलिए भुगतो। अब जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं। इससे नजरें हटाकर निगत फिर से मोबाइल में मसरूफ हो गई। मामा प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं मर जाऊंगी। डैड मार डालेंगे मुझे, मैं आपकी हर बात मान लूंगी। मामा मामा रहम खाएं। मिहराल निगत के पांव पकड़कर अब मिनतों पर आ गई थी। इज्जत और अना के पढ़ा गए सारे पाठ हवा हुए। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, वरना मैं फुरकान को बुला लूंगी। गुस्से से कहकर निगत ने अपने पांव छुड़ाए और मेहराल को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। मेहराल भी यकीन से खड़ी हो गई। आपको बिल्कुल रहम नहीं आता मुझ पर? मेहराल ने हैरत से तस्दीक चाहिए। तुम्हारे बाप को जामी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेहराल ने टोका। नहीं, अब तुम जा सकती हो, वरना मैं अभी फुरकान को बुलाने जा रही हूँ। ये कहकर इंतजार किए बिना निगत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि मेहराल ने संजीदगी से अपना हाथ बढ़ाकर वापस खींचा। ये क्या बदतमीजी है? निगत इसकी हरकत पर दंग रह गई। जानती हैं क्या, दादी कहती थी कि नागन अपने बच्चों को खा जाती हैं, लेकिन नानी कहती थी कि निगत नागन से भी बदतर है। आज मुझे नानी की बात सच महसूस हो गई। आखिर में मिराल ने तमस्कराना लहजे में बात उड़ाई। कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जब तुम मेरे सामने भीख मांगने आओगी, तुम्हें भी मैं खाली लुटाऊंगी। निगत बहुत बुरा कमा रही हो तुम, अब इंतजार करो। ये कहकर मिराल वहां से निकल आई। पीछे निगत इसी हकदक सी खड़ी देखती रह गई। जोर से बार बार दरवाजा बजाए जाने पर इसने अपनी मुतवरम आंखें खोली। सर में दर्द की शदीद ठेसियां उठ रही थी और आंखें जल रही थी। वो बिना कंबल ओढ़े ही औंधे मुंह सो चुकी थी, मगर ये कौन था जिसे इसका सुकून थोड़ी देर भी बर्दाश्त न हुआ। वो उठकर दरवाजे की जाने बड़ी, लाख खोला तो सामने महक नजामी अपना मोबाइल हाथ में पकड़े तेज नजरों से इसे घूरने लगी। मेराल ने पीछे मुड़कर वक्त देखा तो 12 बजने में चंद मिनट ही बाकी थे। क्या बात है? सूजी हुई आंखें और सूजी हुए होंठ के साथ जब वो बोली तो उसकी आवाज कदरे भारी थी और लहजे में थोड़ी बिजारी। हटो मेरे रास्ते से। मिराल को धक्का देकर महक कमरे में दाखिल हो गई और यहाँ वहां देखने लगी। फिर आखिरकार इसे मिराल का मोबाइल मिल ही गया। अनलॉक करो इसे। महक ने इसे मोबाइल थमाते हुए हुक्मी अंदाज में कहा। मिराल को इसका ये लहजा बहुत बुरा लगा, मगर जवाबन खुद में कुड़ कर रह गई। दिमाग ठीक है? इससे महक की जहनी हालत पर शक हुआ। चुप करके जो कह रही हूँ वो करो, वरना फिर डैड के कहने पर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। दांत पीस कर कहती महक 2 कदम आगे हुई। मेहराल को मजबूरन लॉक खोलना पड़ा और मोबाइल महक के हवाले करना पड़ा। मीर की चैट्स कहाँ हैं? महक ने इसका सारा मोबाइल छान मारा, मगर मीर के नंबर से या तो जैनब ने बात की थी या फिर मीर के हक्का दुक्का सरसरी से मैसेज थे। मोबाइल तुम्हारे हाथ में, निकाल लो। बेजारी से कहकर मीराल बेड के किनारे पे आ बैठी। इसके लंबे व खूबसूरत बाल दोनों तरफ से आगे को गिर रहे थे। इतनी बुरी हालत में भी वो महक को हुस्न की देवी लगी। महक को हसद हुआ। ये वो चीज थी जो महक चाहकर भी नहीं खरीद सकती थी। ये वो मैसेज नहीं है। तुम कहती थी कि तुम्हारा बॉय। बात करते करते वो चंद लम्हे के लिए खामोश होकर सोचने लगी। ओह, अब समझी तो ये बस तुम्हारा ख्वाब था। जब इसे खुशी ना संभली तो वो ऊंचे कह के भरने लगी और मैं यहाँ हलकान हो रही थी कि शायद मुझे ही ब्लॉक किया है। इसने मिराल की तरफ इसका मोबाइल उछाला, जिससे मिराल ने बर वक्त कैच कर लिया। यानी वो वैसा ही है जैसे मैंने देखा है, मगरूर। आई लाइक दिस। आंखें मूंद कर वो सर को इस बात में हिलाने लगी जैसे मीर इसके सामने ही हो। फिर आंखें खोलकर संजीदगी से मुखातिब हुई। इसके ख्वाब देखना छोड़ दो, अब वो बस महक नजामी का है, समझी? तुम इसके साथ नहीं रह सकोगी। महक खुद को मत उलझाओ। मीराल ने इसे नेक मशवरा देना चाहा।
اور بھلا ایسا کیوں ہوگا؟ اچانک ہی مہک کا سارا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ وہ رچ نہیں ہے جیسے تم ہو، پھر سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ماما اور پاپا کے ساتھ۔ کم آن ماما گولڈ ڈگر تھی، مجھے اس کی محبت چاہیے۔ وہ جس حال میں بھی رہے گا میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ ویلتھ اور اسٹیٹس مائی فوڈ کہہ کر وہ میرال کے قریب آئی اور اس کی شانوں کو جتنے پیار سے اس نے پکڑا تھا، میرال خود بھی حیران رہ گئی، کیونکہ زندگی میں یہ پہلی بار تھا اور شاید آخری بار بھی۔ میرال، تم نہیں جانتی مجھے کتنی خوشی ملی ہے یہ دیکھ کر کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب میرے لیے اسے پانا آسان ہو جائے گا، لیکن میں انتظار کرنے کو تیار ہوں، جتنا وہ چاہے وقت لے لے، مجھے منظور ہے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ میرال نے اپنی بدبختی کو آواز دے ڈالی۔ وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا، تم اسے پانے کی بات کرتی ہو۔ میرال سے رہا نہیں گیا، اس لیے کھڑے ہو کر اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، منحوسیت مت بکو۔ پیچھے مڑتی مہک نے اسے دھکیلا تھا۔ میرال اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے بیڈ پر جا گری۔ ویٹ اینڈ واچ، بات بھی کرے گا اور میرے پیچھے بھی آئے گا، چیلنج کر کے مہک تن فن کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ صبح صبح مہک کو پچھلی سیٹ میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی کے ساتھ ہی ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ بخش، سمن کو اس کے گھر چھوڑ دینا، اور خبردار اگر ڈیڈ کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو جان لینے میں وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ڈرائیور کو دھمکا کر وہ گاڑی سے اتر گئی اور سمن کی کار پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھی۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہاری کار لے کر جا رہی ہوں، جو بھی ہو تم میرے پیچھے نہیں آؤ گی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہو گی۔ اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں انوالو نہیں ہونے دوں گی، لیکن تم یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤ گی۔ باہر جاؤ، بخش تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ آنن فانن داخل ہوتے ہوئے اس نے بنا کسی سلام دعا کے فوراً اپنی بات بتائی اور مہک کو جانے کا کہہ دیا۔ ارے یہ کیا طریقہ! سمن ابھی بول بھی نہ پائی تھی کہ مہک نے آگے سے ٹوک دیا۔ سنا نہیں تم نے؟ دیر ہو رہی ہے مجھے، وہ چلائی۔ سمن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گاڑی سے اتر کر مہک کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہاں جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ایئر پوڈز کان میں لگائی اس نے کسی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اب تم بھی جاؤ یہاں سے، خبردار اگر تم یہاں رکے۔ سامان، اس نے خبردار کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ گاڑی کا موڑ کاٹ کر جس روڈ پر اب وہ ڈرائیو کر رہی تھی وہ ایک پوش علاقہ تھا۔ مہک کی گاڑی ابھی تھوڑی ہی آگے رک گئی تھی کہ دور سے آتا ہوا میر اسے دکھ گیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں پارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہک نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میر کے بہت قریب گاڑی لے جا کر اس نے تیزی سے رخ موڑا۔ جہاں میر اس اچانک افتادے پر ہکا بکا رہ گیا، وہیں مہک کی گاڑی جا کر درخت میں لگی۔ میر کو ہوش آیا، وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا، چونکہ اتنی صبح کوئی اکا دکا گاڑی ہی وہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے جو بھی کرنا تھا وہ میر کو خود ہی کرنا تھا۔ میر ڈرائیونگ سیٹ والی طرف لپکا تو ایک لڑکی کا سارا اسٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں کیسے سنبھالوں؟ وہ کنفیوز ہو کے ہاتھ لگائے یا نہ لگے۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ جھجکتے ہوئے اس نے آواز لگائی۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس لڑکی نے سر پر ہاتھ رکھا، شاید اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ جب اس لڑکی نے چہرہ موڑ کر میر کی طرف دیکھا تو میر حیران ہوا۔ یہ وہی اس دن والی لڑکی ہے جو اسے مال میں ملی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شاید؟ سر میں پھر سے درد کی لہر اٹھی۔ اب یہاں کیا کر رہے تھے؟ روڈ پر کون جاگنگ کرتا ہے بھلا؟ ابھی اگر میرا زیادہ برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ سر سہلاتے ہوئے اس نے ماتھے پر ہاتھ لگا کر غیر محسوس انداز میں تصدیق کی کہ کیا خون بہہ رہا ہے، مگر افسوس سر میں درد نہیں تھا، خون نہیں بہتا۔ وہ شکوہ کن نظروں سے میر کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں شاید لائسنس ملنے تک ویٹ کر لینا چاہیے تھا۔ آنکھیں سکیڑے میر نے سنجیدگی سے بات ختم کی اور جانے لگے۔ یہ ایسے نہیں سنے گا۔ مہک نے گاڑی ریورس کر کے ایک دفعہ پھر مگر زیادہ زور سے درخت میں ماری۔ میر شاکڈ رہ گیا۔ اس دفعہ تو یہ پکا فوت ہو گئی۔ میر تیزی سے پھر سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس بار وہ اسٹیئرنگ سے اپنا سر اٹھا چکی تھی۔ افسوس یہ خون اس بار بھی نہیں نکلا۔ میر کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس بے وقوف کو دیکھ رہا تھا جو اپنی کم عمری کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھے، مجھ سے ڈرائیو نہیں ہو رہی، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے اور خود کو ہنسی ظاہر کرنے لگی۔ تم گھر سے کسی کو بلا لو کیوں نہیں لیتی؟ میر نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، گھر میں کسی کو نہیں پتا، میں مینج کر لوں گی۔ مہک کو لگا اسے ایک دفعہ اور ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ شور، میر نے کنفرم کیا۔ مہک تب کر رہ گئی۔ جواب دیے بنا اس نے گاڑی کو آڑا ترچھا کر کے ریورس کیا اور پھر ایک دم سے گاڑی کو اگلے درخت میں زور سے دے مارا۔ اس بار مہک نے اپنا سارا غصہ اتار دیا۔ میر گاڑی کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا وہ ناٹک نہیں کر رہی، اسے واقعی ڈرائیو نہیں کرنا آ رہا۔ میر گاڑی کی طرف لپکتا اس سے پہلے ہی مہک گاڑی میں سے گرتی پڑتی نکل آئی اور زمین پر ڈھہ کر رونے لگی۔ میر کو ترس آیا۔ اٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی نازک حالت نزدیک جا کر میر نے جو آفر دی، مہک کو تو لگا گویا میر نے شادی کی پیشکش ہی کر ڈالی ہو۔ گردن اٹھا کر وہ میر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حیران ہو کر اس نے اپنے آنسو پوچھا۔ جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میر کی آدھی بات پر ہی وہ فوراً سے اٹھ کر پیسنجر سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میر منع کر پاتا وہ دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ خود ہی آفت سر منڈلی ہے۔ سر نفی میں ہلاتا وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مہک نے سارا سفر خاموشی سے گزارا۔ میر کا اس کے ساتھ ڈرائیو کرنا ہی غنیمت تھا۔ اگر وہ اس کے بولنے سے چڑ گیا تو یقیناً وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنا منظور تھا۔ گاڑی جب گھر کے سامنے رکی تو میر حیران رہ گیا۔ یہ گھر تو میرال کا تھا، پھر یہ آپ آئے نا، میں آپ کو ڈیڈ سے ملواتی ہوں۔ خوش ہو گئی۔
होंगे आपसे मिलकर। महक ने बहुत खुश दिली से इसे दावा दी थी। नो थैंक्स, गुड बाय। बिना कुछ सुने मीर गाड़ी से उतरा और चलने लगा। महक ने इसे नहीं रोका, बस सरशार सी इसे पीछे से देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया। लेक्चर ओवर हुआ तो सब स्टूडेंट्स क्लास खाली करने लगे। पूरे लेक्चर के दौरान मेराल को महसूस होता रहा कि कोई इसे बहुत शिद्दत से देख रहा है, मगर वो ढूंढने लगती तो कोई भी ना मिलता। मेराल कॉरिडोर में निकल आई, चूंकि धुंध बहुत ज्यादा थी और ठंड भी हड्डियों की को जमा रही थी, इसलिए मेराल ने आज ब्लैक जीन्स पर स्नो ग्रे स्वेटर और माउस ग्रे ओवरकोट पहन रखा था। बालों को कर्ल करके जैनब वाली बीनी कैप पहन रखी थी। बाल चेहरे की तरफ से आकर मुड़ जाते। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था। थप्पड़ की सोजिश तो खत्म हो गई थी, मगर मध्यम सा निशान अभी भी नजर आता जिसे मेकअप की हल्की सी लेयर ने कवर कर रखा था। क्या हम बात कर सकते हैं? मेराल को अपने बिल्कुल पीछे आवाज सुनाई दी तो वो पलटी। पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक जीन्स और ब्लैक क्रू स्वेटर पर मिलिट्री ग्रीन पी कोट पहनकर जेबों में हाथ डाले मीर खड़ा था। मेहराल को इस दिन वाली अपनी और मीर की गुफ्तगू याद आई। साफ तान गए और माथे पर बल नमूदार हुए। अगर तुम चाहो, इसके चेहरे की तासुरात देखते हुए मीर ने फौरन से इसकी मर्जी की पेशकश भी कर दी। बोलो, क्या कहना है? मेहराल ने गहरी सांस खारिज की। तने असाब ढीले पड़े। मीर ने एक नजर स्टूडेंट से भरे कॉरिडोर पर डाली। मेहराल समझ गई कि इसे यहाँ बात करना ऑकवर्ड लग रहा है। मैं पार्किंग की तरफ जा रही हूँ, हम चलती जल्दी बात कर सकते हैं। मेराल का सुझाव मीर को बहुत पसंद तो नहीं आया, मगर कॉरिडोर में खड़े होकर बात करने से कदरे बेहतर था। इस दिन मॉल में जो कुछ भी हुआ, मीर ने हिचकिचाते हुए बात का आगाज किया। दोनों साथ साथ चलने लगे। मैंने जो कहा मैं वो नहीं कहना चाहता था। मीर के लिए इसे ये बताना काफी मुश्किल था, क्योंकि मेराल का रवैया कुछ भी हो सकता था। इट्स ओके, हम इंसान वही कहते हैं जो हमारे दिल में होता है। तुमने बस इजहार कर दिया। अच्छा किया। सर हिलाकर मेराल ने मीर को देखे बिना जो कहा था, इसने मीर का दिल कुचल दिया। अगर वो इस वक्त चेहरा मोड़कर मीर की तासुरात देख ली थी तो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए वो काफ जाने से भी गुरेज ना करती। दिल अकेला नहीं बोलता, दिमाग भी बोलता है। मीर ने तस्दीक की। एक ही बात है। मेहराल ने कंधे उचकाकर इसकी तरफ देखा और फिर वापस चेहरा ना मोड़ सकी। इसे देखना अच्छा लग रहा था। नहीं, ये दोनों बहुत अलग बातें। मीर ने नफी में सर हिलाते हुए चेहरा इसकी तरफ मोड़ा। मेहराल जल्दी से फिर सामने देखने लगी। तुम ही बताओ, फिर इस दिन कौन बोल रहा था? वो मुतयस्सिस हुई। इस दिन दिमाग बोल रहा था, लेकिन दिल की इजाजत नहीं थी। मीराल पार्किंग से थोड़ी पहले ही रुक गई। इसे देखकर मीर भी रुक गया और पलटा। मीराल का रुख पार्किंग की जानिब था, जबकि मीर का रुख यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तरफ। जो भी था वो तुम्हारा ही था, तो वो तुम्हारा ही हिस्सा था। मीराल ने इसी को जिम्मेदार ठहराया। मानता हूँ, मीर ने बिल्कुल इनकार नहीं किया था। तो फिर अब क्या कहना चाहते हो? मीराल तलख नहीं हो रही थी, बल्कि इस दिन के इस रवैये की वजह जानना चाहती थी। यही कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, इसे चाहिए कि खैर की बात करे या खामोश रहे। कहते हुए इसके ज़हन में वो तमाम बातें आई जिससे इसने मीराल को दुख पहुंचाया था। और क्या बताने आए हो? मीराल को लगा वो अपनी बात करेगा, और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हलाकत है इस शख्स के लिए जो ताना जनी करता है। ये सूरतुल हुमाज़ा में फरमाया गया है। मीराल ने पहलू बदला, जैसे वो अल्लाह ताला से छुपना चाहती हो। बस यही कहना चाहते थे। वो पलट कर जाने को तैयार थी। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगते हुए मीर ने नजरें नहीं चुराई थी। मीराल दंग रह गई थी। अचानक और साफ अल्फाज में माफ़ी इसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। किस लिए? इसे जानना था कि मीर को अपनी किस बात पर शर्मिंदगी है। हर इस बात के लिए जो मैंने इस दिन माल में कही थी। मीर के इत्मीनान में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। जब माफ़ी मांगनी ही है तो पूरे दिल से क्यों नहीं? ये क्या लॉजिक है कि दिल का कुछ हिस्सा माफ़ी का कायल है और कुछ हिस्सा मुखालिफ? तुम नहीं जाओगे? मीराल ने माजरत कबूल की थी, इसलिए मामूल के मुताबिक बात करने लगी। क्योंकि लेक्चर ख़त्म होने पर भी मीर अपना बैग साथ नहीं लाया था। मेरे एक्सटर्नल एडवाइज़र थोड़ा लेट है, इनसे मिलकर जाना है। मीर ने मुस्कुराकर इसे अपना ठहरने के सबब बताया। बाय। मीराल ने इसे अलविदा कहा, मगर जवाबन वो बस मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों ही अपनी अपनी मंजिल को पलट गए। मैं हैरान हूँ, अल्लाह ताला इस लड़की पर पड़ने वाली मेरी हर नज़र मेरे लिए इम्तहान है। ये इम्तहान सख्त ही होता जा रहा है। दाएं पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए इसने एक लम्हे को पलटकर मीराल को जाते हुए देखा, फिर खुद भी चलने लगा। ये मेरा वहम है या मेरा ख्याल है? बस क्या बाकी इस शख्स की आंखों में मेरे लिए परवाह थी? वो हैरत ज़दा सी रुकी, फिर पलट कर इसे देखा जो चलता ही जा रहा था। नहीं, वो ज़ैनब की तरह किसी के रज़ा के लिए आया था। फिर एक नज़र आसमान पर डालकर मीराल भी पलट गई। बड़े खड़ूस शख्स से वास्ता पड़ा है यार तेरा। समीर अपने दोस्त अली बेग के साथ इसकी इस बिल्डिंग में आया हुआ था, जहाँ अली बेग को कुछ काम था। काम खत्म करके अब वो दोनों वहाँ के छोटे से पार्किंग एरिया में आए हुए थे। खड़ूस नहीं है यार, शायान बता रहा था, इसे मानूस होने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या देख रहा है? अली बेग रुक कर समीर की तरफ वापस आया, जो रास्ते में रुक कर एक गाड़ी को देखने लग गया था। क्या बातें, क्या देख रहा है? अली बेग भी इसकी नज़रों के ताकों में देखने लग गया जहाँ मीराल की गाड़ी खड़ी थी। ये मीराल की गाड़ी है? समीर कंफ्यूज हुआ था। यहाँ ये क्या कर रही है?
सॉफ्ट वेयर हाउस है यार, अपने प्रोजेक्ट में हेल्प के चक्कर में आई होगी। अली बेग को जो बात मामूली लग रही थी वो समीर को मामूली नहीं लगी। आखिर को मिराल लगातार 3 साल से मुसलसल अपनी दोस्त के घर जाया करती थी। अपने दोस्त को फ़ोन मिला इससे पूछ के कोई मिराल आई है वहाँ। बेग को इसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ, मगर फिर भी इसने कॉल मिलाकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बेल जा रही थी जब कॉल रिसीव की गई। हेलो शयान, यार कोई मिराल आई है ऑफिस अपने प्रोजेक्ट के लिए या किसी सिलसिले में? अली बेग ने सवाल पूछकर समीर की जानिब देखा जो सर हिलाता हुआ मोबाइल की तरफ देख रहा था। कौन मिराल? जामी? शयान को हैरत हुई। हाँ, क्या वो हाँ है आई है? अली बेग ने समीर की तरफ देखा जो इसे मजीद पूछने का इशारा कर रहा था। वो तो मेरी सीनियर है, 3 साल से यहाँ काम कर रही है। क्यों, कोई काम है इससे? शयान को मामले की संगीनी का एहसास नहीं था, इसलिए वो अपने ले में बोलते जा रहा था। कैसी दिखती हैं वो? समीर के इशारे से अली बेग ने यही अंदाजा लगाया, इसलिए पूछ बैठा। मुझे क्या पता, इसने कभी अपना निकाब नहीं उतारा, तुम जानते हो इसे। शयान को भी दिलचस्पी होने लगी। नहीं, ओके बाय। जवाब सुने बगैर अली बेग ने फ़ोन बंद कर दिया। वो यहाँ 3 साल से है, मगर तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है? बेग को अभी भी पता नहीं चला था कि इसे क्यों इतनी हैरत हो रही है। शी इज़ डेड। कमीनी हंसी ने समीर के लबों को छेड़ा। इस वजह से कि वो जॉब कर रही है? अली बेग के हैरान रह गया। और इसी वजह से कि कुछ उधार है मेरा जो अभी सूद समेत लुटाऊंगा मैं। समीर को इस दिन वाला वाकया याद आ गया जब मीराल की वजह से वो अस्पताल पहुंच गया था। हाँ, इसे पता चल गया था, मगर वो सही वक्त के इंतजार में था ताकि इसे बुरी तरह फंसा सकता। वो वक्त आ गया। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। सुन, थोड़ी देर के लिए शैतान की ड्यूटी निभाएगा? समीर ने इशारों में ही अली बेग को इसका काम समझाया। ये भी भला कोई पूछने की बात है? अली बेग ने फौरन हामी भर ली, साथ ही फोन उठा के किसी को कॉल मिलाने लगा। डियर सिस्टर, अगर आप चाहती हैं कि आपकी जॉब करने वाली बात डैड को मालूम ना हो जाए तो मेरे दिए हुए एड्रेस पर बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बिना आप पहुंच जाए, वरना अंजाम की जिम्मेदार आपकी है, आपका और सिर्फ आपका प्यारा भाई सेमी। मेहराल सुन रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो जो पढ़ रही है वो सच है। इसका दिल फटने के करीब था, वजूद तो गोया हवा में मुअल्लिक था। अगर ये बात समीर को पता चल गई तो निजामी तो अब इसे जिंदा दफन करने से गुरेज नहीं करेगा। नहीं, ये झूठ है। मीराल चिल्लाई। ऑफिस में सब इसकी तरफ मुतवज्जे हो, मैंने कुछ नहीं किया। नाफिक में सारी लाते हुए इसने अपना मोबाइल डेस्क पर ऐसे छोड़ा जैसे वो झूठ हो। ये सब साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है ये सब। मीराल आर यू ओके? शायद इसे कुछ सदमा पहुंचा है क्या? इसे कोई कॉल आई है? इसे जब महसूस हुआ कि सब इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो वो जैसे आवाज में आई, फौरन इसे अपने आंसू पूंछ कर इसने अपना सामान उठाया और मोबाइल पकड़कर तेजी से वहां से निकली। मिराल, रुको, कहाँ जा रही हो? मिराल वो ऑफिस के लिफ्ट के करीब पहुंची तो शैला पीछे से दौड़ती हुई आई और सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं बचा बताने को, सब खत्म हो गया, अब जहन्नम रसीद होना बाकी रह गया है। वो फट पड़ी। शैला हाथ ताकि रह गई और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। पार्किंग में पहुंची तो इसकी गाड़ी पर पोस्ट इट नॉट लगा हुआ था। नाइस जॉब, नाइस कार। मिराल के सर पर किसी ने मनो पानी उंडेला था। इसने ऑफिस के लिए अपनी हर चीज बदल डाली थी, मगर कभी इन 3 सालों में इसने ये क्यों ना सोचा कि जो सबसे ज्यादा नजर आने वाली चीज इसकी कार है, अगर वो किसी को दिख गई तो इसकी सारी मेहनत राई जाएगी। लानत है। वहां खड़े रहकर इसने खुद को मुलामत किया और रोने लगी। क्या करे, कोई चारा नहीं, इसे समीर से मिलना ही पड़ेगा। अपनी चीजें गाड़ी में रखकर वो तेजी से फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। जितनी देर वो लगाएगी इतनी ही समीर भभरेगा। मीराल ने गाड़ी बड़ी सी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी की और तेज तेज चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ी। चलते चलते वो मुसलसल खुद को कोस रही थी। निजामी की भीख पर ही तो पड़ रही है, फिर पहले भी क्या जरूरत थी खुद को सहारा देने की, जॉब करने की? निजामी कत्ल कर देगा मेरा। लिफ्ट में चढ़कर वो रोने लगी। इसे ये भी होश ना रहा कि अबाया ही उतार लेती। हाँ, मगर नोश का निकाब जरूर उतार दिया। मतलूबा फ्लोर आ गया। अब इसका एक एक कदम भारी होने लगा। कदम बढ़ाती बढ़ाती वो अपार्टमेंट तक पहुंची जहाँ इसे बुलाया गया था। किससे मदद मांगू? आप भी अब मैं आपने तो पहले ही तनहा कर दिया था मुझे। शिकवा किनार नजरों से एक बार ऊपर देखकर इसने नाक करने को हाथ बढ़ाया। दिल किसी ने मुट्ठी में कब्ज कर लिया। पता नहीं इसका लाशौर कह रहा था कि इसे भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि इसका लाशौर कामयाब हो पाता इसने नॉक कर दिया। ओ वेलकम होम मेहर। समीर ने दरवाजे से ही मेराल का इस्तकबाल किया। अपार्टमेंट बहुत छोटा मगर खूबसूरत था और 2 लोगों के रहने के लिए नहायत मुनासिब। दाखिल होते ही ओपन लिविंग के साथ छोटा सा ओपन किचन था और दूसरे शीशे में एक बेडरूम के साथ बाथरूम और क्लोज सेट बना रखी थी। अपार्टमेंट का इंटीरियर एक्वा ग्रे और सफेद था। देखते ही आंखों को राहत पहुंची, मगर इस वक्त इससे शदीद कोफत हो रही थी। समीर, तुम डैड से कुछ मत कहना प्लीज। आंखों में आंसू लिए वो दरवाजे से समीर से इल्तिजा करने लगी। अरे अंदर तो आओ, मुझे खिदमत का मौका तो दो। इसका हाथ खींचकर अंदर लाते हुए समीर ने दरवाजा बंद किया था। कितनी नेक खातून लग रही हो तुम इसमें, है ना अली? समीर ने इसके अबाए पर तंज किया, मगर मीराल के लिए चुका देने वाला लफ्ज अली था। मीराल ने समीर की निगाहों का ताक़ुब किया। अली लिविंग के सिंगल सीटर पर घुटने पर पाँव रखे इसी की तरफ देख रहा था। अली बेग मेहराल शशतर रह गई। कितनी नेक खातून लग रही हो तुम इसमें, है ना अली? से समीर ने इसके अबाए पर तंज किया, मगर मीराल के लिए चुका देने वाला लफ्ज अली था। मीराल ने समीर की निगाहों की प्यारवी में देखा। अली लिविंग के सिंगल सीटर पर घुटने पे पाँव रखे इसी की तरफ देख रहा था। अली बेग मेहराल शशतर रह गई। हमारा नाम पुकारे, हमारे घर आए।
अली उठकर कदम कदम चलता हुआ अब करीब आ रहा था। ये दिल तलाश में जिसकी है वो नजर आए। एक हाथ दिल पर रखे वो मीराल को नहायत कमीना लगा। मीराल की सांस तो गोया थम ही गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मीराल ने समीर से इस्तफसार किया। बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? समीर तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे इसने मीराल के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रखा है। अली, ये मेरी बहुत लाडली बहन है। कुछ देर पहले जब हम डिनर पर गए थे तो इसने मेरी बहुत तवाज़े की थी, है ना? मैं साथ ही इसने मीराल से तस्दीक चाही। मीराल के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये बात इससे पता होगी। हैरत के मारे मीराल का मुंह खुल गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी खातिर में कोई कमी ना आए। समीर का लहजा यकलख्त बदला। इसके लहजे में अचानक सख्ती दार आई और जबड़े भिज गए। सूद समेत सब लुटा दो इसे। सख्त तासुरात के साथ इसने मीराल के हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी और जाने लगा। मीराल को होश आया तो समीर की तरफ लपकी। समीर, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा ना करो मेरे साथ। मैं सबके सामने माफी मांग लूंगी, मुझे ऐसे ना छोड़कर जाओ। गिड़गिड़ाते हुए इसने समीर से मदद मांगी। अली बेगी ये सीन देखकर बहुत महफूज हो रहा था। बड़ा कमीना भाई है। समीर, तुम भाई हो ना मेरे, यूं मुझे किसी के हवाले करके मत जाओ। मैंने अपनी सारी उम्र महरूमियां काटी है, मुझे बख्श दो। अपनी बहन समझकर ही रहम करो मुझ पर। समीर ने पलटकर इसका मुंह जोर से अपने पंजे में जकड़ा। क्या कहा भाई? सोचना भी मत, तुम जैसी नीच लड़की को मैं कभी भी अपनी बहन नहीं मानूंगा। जोर से मिराल को अली बेग की तरफ फेंक कर इसने हकारत की नजर से देखा। संभालो इसे। अली बेग ने इसे बर्वक्त पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मिराल चीखी मगर अली बेग ने इसका हाथ ना छोड़ा। अली मुझे छोड़ो, समीर चिल्ला चला जाएगा। वो गड़गड़ाई मगर किसी ने ना सुने। क्या करना है बाद में इसके? अली ने जाते हुए समीर से पूछा। माजूर करके किसी कूड़ेदान में फेंक देना, ये वही से बिलोंग करती है। मेराल की पूरी दुनिया ही सकते में आ गई। क्या कोई भाई भी अपनी बहन के लिए ऐसा कह सकता है? मगर फिर मेराल ने फौरन तस्लीम कर लिया। अगर माँ कर सकती है तो सितेला भाई क्यों नहीं? समीर, इसे मत छोड़ो, ऐसे मत छोड़ो मुझे। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। एक बार बात तो सुन लो। समीर वो पीछे आवाज लगाती रह गई मगर समीर दरवाजे तक आ गया था। समीर, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आहें लगेंगी तुम्हें मेरी। मेरे साथ ये सब करके तुम खुद भी इबरत बन जाओगे। जब अपनी सारी कोशिश नाकाम होती देखी तो अली की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए समीर को ऊंची ऊंची बद्दुआएं देने लगी। मगर वो तो कब का बाहर जा चुका था। वो जा चुका है हनी, अब चलो मेरे साथ। अली से अपने साथ खाई तो वह लिविंग की दूसरी तरफ ले आया और लाउंज चेयर पर पटका। छोड़ो मुझे। वो हालांकि बल चिल्लाई और उठने की कोशिश की मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा जिसने एक लम्हे में इसे चेयर पर गिरा दिया। दोबारा बकवास करने की जरूरत नहीं। काउंटर पर पड़ी रस्सी के साथ वो तेजी से इसे बांधने लगा। अली, अली प्लीज तुम ही मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। आखिरी कोशिश के तौर पर वो अब अली बेग को कायल करने लगी। मैं क्यों छोड़ दूं? तुम रास्ते से हट जाओगी तो मैं अगला शख्स हूँ जिससे स्कॉलरशिप होगी। मेरे कितने बैरियर्स खत्म हो जाएंगे तुम्हारे रास्ते से हटने से। फिर कैसे छोड़ दूं तुम्हें? घबराओ नहीं, तड़पा कर नहीं मारूंगा तुम्हें। आखिर में वो ऐसे मुस्कुराया जैसे बहुत एहसान करने वाला हो इस पर। अब तुम तसल्ली से बैठ जाओ, मुझे कुछ लेकर आना है स्वीट हार्ट। इसे वहीं छोड़कर वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। आंखें ज़ारों कतार रो रही थी मगर देखने वाला नहीं था यहाँ। असर के बाद का वक्त था। धुंध छट चुकी थी मगर यकबस्ता हवा अभी अभी हड्डियों से सलाम कर रही थी। मीर यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में गाड़ी से टेक लगाकर जिब्राइल का इंतजार कर रहा था। मीर और जिब्राइल साथ ही निकले थे मगर जिब्राइल को याद आया कि वो अपना लैपटॉप भूल आया, इसलिए इसे वापस जाने पड़ा। मीर मोबाइल में मसरूफ था जब इसके पाँव में कोई बहुत जोर से आकर गिरा। मीर ने फौरन नीचे देखा, हमदान इसके कदमों में गिरा हुआ था। सामने देखा तो जिब्राइल बेतहाशा गुस्से में खड़ा था। यकीनन हमदान को भी इसने मीर के कदमों में फेंका था। क्या है ये जिब्राइल? मीर जिब्राइल के इस रद्द-ए-अमल से शॉक्ड हमदान उठकर खड़ा हुआ तो जिब्राइल ने इसे फिर से दबोच लिया। हमदान के ऊपरी होंठ से खून बह रहा था जो इसने अपनी आस्तीन से साफ किया। मीर, इस कमीने से पूछो कि मीराल कहाँ है, क्या हो रहा है इसके साथ? मीर के पांव तले से गोया जमीन ही खिसक गई। ये भी क्या कह रहा था? जिब्राइल ने गुस्से से धारते हुए एक जोरदार मुक्का फिर से इसके चेहरे पर रसीद किया। हमदान चूंकि इन दोनों की तरफ कसरती जिस्म का मालिक नहीं था मगर फिर भी खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। जिब्राइल, पूरी बात बताओ मुझे। मीर ने बेचैनी से पूछा। ये फोन पर अली से मीराल के बारे में बात कर रहा था, इसे कहीं बंद किया है अली ने। ये दोनों इससे कोई बदला ले रहे हैं। हाँफते हुए जिब्राइल ने वो सब बता दिया जो इसने सुना। कहाँ है वो? मीर ने हमदान को गुद्दी से पकड़कर खींचा था और इसकी आंखों में आंखें डालकर धाड़ा। मीर के हाथों में इतनी सख्ती थी कि हमदान को लगा कि मीर अब भी इसकी रीढ़ की हड्डी निकाल कर बाहर कर देगा। जिब्राइल अब इसका मोबाइल पकड़कर तेज तेज टाइप करने लगा। मम, मुझे नहीं पता। हमदान मीर के इस रूप से खौफजदा जरूर हो गया था मगर अपनी जबान से कुछ नहीं निकला। तुम ये ऐसे नहीं मानोगे, ये भी पता करो इसकी बहन कहाँ है। मीर ने हुक्म दिया। इसे बीच में मत लाओ। हमदान धाड़ा मगर मीर की लात ने इसे खामोश करवा दिया। जिब्राइल अपने फोन से झूठ कार मिलाई। कुछ लम्बे बात करने के बाद इसने फोन कान से हटाया। इस वक्त वो अपनी माँ यानी इसकी माँ के साथ बाजार में है। जिब्राइल ने नफरत उगली। ये मालूम है जिब्राइल हमदान के नंबर से इसकी बहन को मैसेज करके अभी अभी ले चुका था मगर हमदान लाइल्म था। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे डरा रहे हो, मैं जानता हूँ वो बाजार में नहीं है। इसकी हंसी इस वक्त मीर और जिब्राइल को जहर आलूद मालूम हो रही थी। जानते हैं वो सियालकोट हॉस्टल में होती है मगर इस वक्त तुम्हारे गांव के बाजार में ही है। अब बताओ मीराल कहाँ है वरना मैं बात बढ़ा दूंगा। गलीज इंसान, एक बार फिर मीर धाड़ा। हमदान फिर सहमा। मुझे पता है तुम मेरी बहन को कुछ नहीं करोगे। तुम लोग लड़कियों को अछूत समझते हो, तुम कुछ नहीं कहोगे इसे।
हमदान इन्हें बताने से ज्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे इसे, हम बस तुम्हारी और हिना अली बेग की बहन की तस्वीर अली को भेज देते हैं, साथ में एक तस्वीर तुम्हारी बहन की भी भेजते हैं, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है। गाड़ी के साथ धक्का देकर मीर ने इसकी गर्दन को दबोच लिया था। जेबी भेजे तस्वीर, इन्हें देखते कि अली मिराल को छोड़ देगा और अपनी नई शिकार की तरफ। नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। हमदान ने हार मान ली। मैं बताता हूँ सब कुछ, वो मेरे अपार्टमेंट में है। मीर ने जबड़े भींचकर गिरफ्त मजबूत की चाबियां कहाँ हैं? मीर ने जल्दबाजी से पूछा। इसी के पास है। हमदान अभी भी खयानत से काम ले रहा था। मीर ने जोरदार किक रसीद की। हमदान दौड़ा हुआ पॉकेट में लटकती हुई चाबी मीर को दिख गई थी, जिन्हें इसने फौरन पकड़ लिया। ये भी इसका ध्यान रखना, अगर इसने जरा भी मालूमात में हेर फेर की तो आगे तुम जानते हो क्या करना है। मीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जिब्राइल को बताया, मगर जिब्राइल इससे भी ज्यादा जल्दबाजी में था। जल्दी जाओ, जिब्राइल ने आवाज लगाई। मीर कार को जान से भगाता हुआ वहां जिब्राइल को हमदान के साथ छोड़ गया। अली लिविंग में ट्राईपॉड पर कैमरा सेट कर रहा था। ऐसा ही एक कैमरा वो पहले ही दूसरी सिमत में सेट कर चुका था। मुझे जाने दो बेग, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते समझे। तुम रो रो कर मीराल की आंखें सूज चुकी थी और हला खुश्क होने की वजह से आवाज बैठ चुकी थी। हनी तंग मत करो, बिजी हूं ना। टेंशन देता हूँ तुम्हें अटेंशन देता हूँ तुम्हें, ये भी तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, देखो बहुत अच्छी लगोगी तुम HD वीडियो में। अली कैमरा को पूरी तरह सेट कर चुका था। मीराल एक एक बार फिर ऊपर देखने लगी। सिसकी ने इसका जब्त तोड़ दिया। आप बचा लें, एक और सिसकी उभरी। अब मैं खामोश रहूंगी। इंसान से तो नहीं मांग रही, आपसे मांग रही। मुझे मजीद कुफर की तरफ ना धकेलना। मैंने इतने साल कुफर अपनाया, आपके हाथ में ही है, में ही ये बेग है, आपके हाथ में ही मीराल है। आप ताकतवर हैं, बेग ताकतवर नहीं। हलक से हिचकी निकली। गर्म आंसुओं ने स्कार्फ को भी भगो डाला था। किससे बात कर रही हो? अली शशदर रह गया। अचानक से इसे इत्मीनान कैसे आ गया? मीर बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था। लिफ्ट तक दौड़ते हुए पहुंचा, मगर लिफ्ट बिजी थी। वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए सीढ़ियों की तरफ लगा। मैंने पूछा किससे बात कर रही हो? अली धड़ा। गुस्से से इसने मिराल का स्कार्फ नोच के उतारा। वहां कोई ये पेश नहीं था। किससे कहा ये सब तुमने? जोरदार थप्पड़ मारकर इसने मिराल का चेहरा दूसरी तरफ लगा दिया, मगर मिराल इस बार खामोश थी। हाँ, मगर जब्त के मारे लंबी लंबी सिसकियां उभरती थी। तुम्हारा इलाज करता हूँ, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अली काउंटर की तरफ बढ़ा और ग्लास में हराम माया उंडेल कर मिराल की तरफ बढ़ा। अल्लाह मुझे बचा ले। दिल की गहराई से निकली हुई दिलखराश पुकार आखिरी बार बस हवा में बुलंद हुई। अली तेज रवि से इसके करीब आया और जोर से इसके जबड़ा अपने पंजे से पकड़कर माया इसके मुंह में अंडेल नहीं लगा। मिराल जोर जोर से नभी में सर हिलाने लगी, जिसकी वजह से कुछ माया इसके अबाए पर गिर गया। अली को गुस्सा आया। एक और थप्पड़ इसने मिराल के मुंह पर दे मारा। ठीक इसी वक्त अपार्टमेंट का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। अली हैरत ज़दा पलटा। मिराल और अली दोनों की नजरें चौकट पर खड़े मीर की तरफ बढ़ी। मीर? अली खौफजदा हुआ। मीर? कोई मिराल से पूछता मसीहा कौन होता है? मिराल को लगा अल्लाह ताला पास ही है। कोई मिराल से पूछता सांसें थमना कैसे होता है? जिनके घर शीशे के होते हैं वो किसी पर पत्थर नहीं बरसाते। अली बेग। मीर तेजी से अली की तरफ लपका था, मगर इससे पहले कि अली बचाव के लिए तैयार रहता, मीर ने इसे गर्दन से दबोचकर काउंटर पर औंधा गिराया। अली ने खुद को छुड़वाना चाहा, मगर मीर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। काउंटर पर पड़ी ड्रिंक की बोतल पकड़कर मीर ने इसके सर पर दे मारी, जो वहीं किरची किरची हो गई। अली बेग चीखा। परवाह किसे थी? फिर इसे वापस उठाकर दीवार के साथ लगाया। तुम कैसे भूल गए कि तुम्हारी भी एक बहन है? मीर का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। इसने इस दफा इसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। 1 2 3 अनगिनत। अली की नाक और मुंह से खून बहने लगा था और मीर का हाथ भी जख्मी होता जा रहा था। बको एक धार ने अली को अंदर तक हिला दिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हिम्मत मुतमे करके अली बस इतना ही कह सका कि एक और घोंसा इसके जबड़े में जड़ दिया गया। कमीने इंसान, तुमने कैसे कुछ नहीं किया? अब देखना मैं कैसे तुम्हारी बहन से तुम्हारे ही तरीके से मिलूंगा। अली बेग का खून अपने बहन के नाम पर खोला था। वो मीर को पंच करने के लिए सीधा हुआ। इससे पहले ही मीर ने इसके पेट में पंच मारा। दर्द की शिद्दत से अली बेग झुक गया। इसका झुकना था कि मीर ने एक जंप के साथ अपनी कोनी जोर से इसकी कमर में दे मारी। कुछ टूटने की आवाज आई और अली जमीन पर ढह गया। नहीं, अभी नहीं। मीर को सुकून था कि आने को नहीं था। बालों से पकड़कर इस मीर ने इसे फिर से खड़ा किया, मगर वो इस हालत में नहीं था कि कोई रद्द अमल दिखा सकता। माफ कर दो मीर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खुदा की कसम मिराल को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हाथ जोड़कर वो माफी मांगने पर उतर आया था। मिराल को इसकी जुड़े हुए हाथ देखकर कुछ देर पहले वाला वाकया याद आ गया। इसने फिर से नजरें उठाई। ये आपने क्या किया? बेयकीन सी वो ऊपर देखती आंसू बहाने लगी। खबीस, तूने नजर भी कैसे उठाई इसकी तरफ? मीर ने इसके कॉलर से पकड़कर अपने करीब किया और मजीद जोर से धड़ा। अली की रूह कांप उठी। मीर ने इसे एक जोरदार किक मारी। अली औंधा होकर जमीन पर गिरा। मीर ने पास पड़ा ग्लास उठाकर अली के सिर पे दे मारा। खून जमीन पर बहने लगा। मगर मीर को चैन ही नहीं आ रहा था। किचन में जाकर वो बड़ी छुरी उठा लाया। अली की आंखें पूरी तरह खुल गई। इससे पहले कि वो चीखता, मिराल बोल उठी, नहीं मीर, होश करो, ये तुम नहीं हो। मिराल ने इसे बताया कि इस वक्त वो गुस्से में। इसे छोड़ दो, वो भुगत चुका है। मीर का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया, मगर जोरदार बूट अली के मुंह पर दे मारा। वो बुलबुला उठा और दोहरा हो गया। इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब तो मजा आ गया।
फिर पाँव के बाल बैठकर जोर से अली का मुंह भींचकर कान में सरगोशी करने लगा, जो कि मीराल भी बआसानी सुन सकती थी। दोबारा मीराल की तरफ नजर उठाकर भी देखो तो यकीन करो, जिस तरह तुम्हारी बहन मुझ पर मर मिटी है, कहीं वो मर ही ना मिटे। जोर से अली का छोड़ते जोर से अली का मुंह छोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। अली के मुंह से कराह निकली। फिर मीराल की तरफ बढ़ा और झुक कर रस्सियां खोलने लगा। मीराल नरम निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। मीर इसके लिए आया था, यह एहसास ही से फर्क बख्श रहा था। मीर की नजर उठी थी उसकी आंखों में, देखते इसके हाथ और नजरें वही मुंजमद हो गई। मीर का सारा वक्त थमा था, क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में, लेकिन फिर भी कुछ वाज़ेह क्यों नहीं हो रहा था। हैजल आंखें आज सब्ज आंखों से बिलवास्ता हुई थी। क्या ये हकीकत है? मीर के दिल ने मानने से इनकार कर दिया। दिल ने कहा, ए मीर, यहीं खड़े रहो, थमे रहो, खो जाओ इन आंखों के हो जाओ। मगर फौरन इसकी ज़मीर ने इसे ऐसा करने से मना किया और होश में आकर इसने फौरी तौर पे नज़रें झुका ली। मीराल अलबत्ता नहीं समझ सकी कि मीर की आंखें क्या कह रही थी। रस्सियां खोलते हुए इसकी नज़र इसकी दूधिया कलाइयों पर पड़ी, जिस पर रस्सियों के सुर्ख निशान पड़ गए थे। एक बार फिर मीर गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया। फिर पलटकर मीर ने अली को ठोकर मारी। चलो, मीर मेहराल को लिए वहां से चल लिया। एक नज़र अली बेग पर डालकर इसने झरझरी ली और चल पड़ी। मीराल के वजूद में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मीर मेहराल की रफ्तार से ही चल रहा था। वो स्कार्फ सर पर ओढ़ चुकी थी। मेहराल का दिमाग अब एक ही चीज़ में उलझ गया, तो ये कि जब वो जिंदा घर पहुंचेगी तो समीर फिर से इसके लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा। भी ज़रूर वो इससे बड़ी ही होगी। हाँ, ये भी छोड़ दो इस खबीस को। इसके अपार्टमेंट में काफ़ी गंदगी है जिसे खुद साफ करनी है। अपने अल्फाज में समझा देना इसे। फ़ोन बंद करके मीर मेहराल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अभी भी परेशान थी। समीर मेरी गाड़ी ले गया है। जब वो बोली तो इसकी आवाज़ बैठी हुई थी और गला दर्द कर रहा था। समीर कौन है? मीर ने छन पे से इस्तफसार किया। यानी कोई और भी इन्वॉल्व है इस सब में? क्या मुझे पानी मिल सकता है? बमुश्किल थूक निकलते हुए मीराल ने कहा, वो नहीं चाहती कि मीर हर चीज़ जान ले। गाड़ी में बैठ जाओ, रास्ते में किसी शॉप से ले लेते हैं। मीर ने गाड़ी की तरफ इशारे किए। मीराल गाड़ी की तरफ बढ़ी। मीर से चंद लम्बे देखता रहा। कितनी मासूम थी वो, कितनी आसानी से मुसीबतों से दोस्ती कर लेती थी। सर झटक कर वो भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ईशा की अजान की आवाज़ कहीं दूर से आने लगी। मीराल ने अपना अबाया और स्कार्फ उतारकर पिछली सीट पर रख दिया। इसे घिन आने लग गई थी, क्योंकि इस पर शराब गिरी थी। बिल्डिंग से कुछ आगे जाकर फार्मेसी थी, वहां तक का रास्ता मुकम्मल खामोशी में काटा गया। मीर गाड़ी से उतरकर इसके लिए पानी लेने चला गया। मीराल ने बैक और व्यू मिरर का रुख थोड़ी अपनी तरफ मोड़ा और अपना चेहरा देखने लगी। अंधेरे में वो सही से नहीं देख सकी थी, इसलिए सीट की पूछ से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। पानी। गाड़ी में बैठते हुए मीर ने इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिससे मीराल ने पकड़ लिया। पानी का अभी एक घूंट ही मुंह में उतरा था जब इसके ज़हन में शराब का गिलास लिए खड़ा अली बेग आया था। इसको सरासर घिन आई और फौरन से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया, वरना शायद इसे उबकाई आ जाती। तुम हमदान के अपार्टमेंट में कैसे पहुंची? नजरें रोड पर जमाए मीर ने इस्तफसार किया। वो हमदान का अपार्टमेंट था? मीराल हैरान रह गई। तो फिर हमदान भी इस सब में मुलविस था? कमाल है, वहां पहुंच गई और ये भी पता नहीं था कि वो जगह किसकी है। मीर ने इस्तेहज़ाइया कहा और मीराल हक तक से मीर को देखने लगी। वो इसे क्या समझ रहा था? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मीर बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर हाथ थामने के लिए नहीं होता। मीराल, तुम कब समझोगी? फॉर गॉड सेक, मेरी बात करते करते आखिर में बुलंद आवाज से कहने लगा। मीराल भी अब रुख मोड़कर मीर को देखने लगी। किसी के मुंह पर लिखा होता है कि कोई कैसा है। मीराल अब तलख हो गई थी। मीर का ध्यान अभी रोड पर ही था। तो तुम्हें अभी अली के हाथों पर और कितनी बार मुंह के बल गिरना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि इसका हाथ थामने के काबिल नहीं है। मीर तो आज तीखे अल्फाज से मीराल का दिल ही चीर देने को था। अली ने नहीं बुलाया था मुझे। मीराल भी अब बुलंद आवाज में कहने लगी। किसने बुलाया था? फिर नाम बताओ इस कमीने का मुझे। एक नज़र मीराल पर डालकर वो वापस रोड पर देखने लगा। नजरें ऐसे थी कि अभी इस शख्स को काट खाएगा। कहाँ गई तुम्हारी सुबह वाली आयत अहादीस? या फिर से किसी नई आयत का साथ आ जाओगे? मीराल ने इसका दिमाग समीर से हटाना चाहा। ऐसा नहीं था कि वो शर्मिंदा हो जाती। हाँ, मगर मीर ने अगर समीर से कोई बदला लेने की कोशिश की तो निज़ामी मीर को नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसने मीर को वो अल्फाज कह दिए। मीर खामोश हो गया। पागल लड़की, ये सब समझ रही कि मैं इसकी इंसल्ट कर रहा हूँ, मगर ये नहीं समझ पा रही कि अगर आज इसे आने में ज़रा भी देर हो जाती तो इसके आगे। मीर ने अपना सोच का गला घूंटा। एक झटके से गाड़ी निज़ामी मैंशन के सामने रुकी। बाइक कहकर मीराल मीर की गाड़ी से उतरी। मीर गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया। अंधेरा बढ़ चुका था, रोड खाली था। दूर दूर तक फैली निज़ामी मैंशन की बड़ी बड़ी दीवारें देखकर मीराल को घुटन हुई। ठंडी हवा इसकी हड्डियों में से चीरकर गुजरने को थी। ओवरकोट इसने ऑफिस के लिए अबाया पहनने से पहले ही उतार के गाड़ी में रख दिया था। अब इसने सिर्फ ग्रे स्वेटर पहन रखा था, जो सर्दी ढांपने के लिए नाकिस था। अचानक मरकजी गेट खुला और दो गाड़ियां बाहर आई। एक गाड़ी आगे बढ़ गई जबकि दूसरी गाड़ी को रोक दिया गया। इससे पहले कि मीराल अंदर बढ़ती, बदजात मीराल को ड्रॉप करके मीर ड्राइव करने लगा। क्या छुपा रही थी मीराल? मीर ने पुरसोच निगाहों से बैक व्यू मिरर से पीछे देखा, जो कुछ देर पहले मीराल ने टेढ़ा करके देखा था। इसलिए मीर ने इसे सीधा नहीं किया, वो चूका था। मीराल का अबाया इसकी बैक सीट पर ही रह गया। ओ
मैन कल इसे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। गाड़ी रोककर वो सोचने लगा, अगर वो गाड़ी पर ही जाता तो इसे 2 दफ़ा गाड़ी मोड़ना पड़ेगी। इससे बेहतर है कि वो पैदल ही गया। गाड़ी एक तरफ लगाकर इसने पिछली सीट से अबाया निकाला और पैदल ही चलने लगा। अब वो थोड़ी दूर पहुंचा था कि दूर से इसे मिराल दिख गई, मगर सामने के मंजर ने इसके कदम वही जबा दिया। निजामी एक जिस्त लगाकर मिराल की तरफ लपका और गर्दन से पकड़कर इसे दीवार से लगा दिया। हरामखोर, नमक हराम, तुझे इसीलिए भीख दी थी कि तू बगावत करे। मिराल ने बहुत हाथ पांव मारे मगर खुद को ना छुड़ा सकी। गाड़ी की दूसरी तरफ समीर भी निकल आया था और हाथ बांधकर गाड़ी से टेक लगाए महफूज होने लगा। पहले तो वो मिराल के जिंदा बच निकलने पर हैरान हुआ, मगर चूंकि निजामी के वो काफी कान भर चुका था, इसलिए मिराल के बचने के चांसेस इसे बहुत कम नजर आ रहे थे। मंजर देखकर गार्ड ने नजरें झुका ली। दूर खड़े मीर के हाथ से अबाया छूटकर सड़क पर गिरा गिरा वो साकित रह गई। ये मिराल के साथ क्या हो रहा था? मैंने बगावत बकवास बंद कर इसकी गर्दन छोड़कर। निजामी ने जनाटेदार थप्पड़ इसकी गाल पर जड़ा था। मिराल का सर दीवार में जा लगा। एक चीख इसके गले से निकली जिसे निजामी के अगले कदम ने खामोश करवा दिया। और चीख बालों से जोर से जकड़कर निजामी ने एक और दफा दीवार में इसका सर दे मारा। निजामी कुछ और करता, इससे पहले समीर ने मुदाखलत की। ये पहली दफा था जब समीर ने अपने बाप को ऐसा करने से रोका। डैड स्टॉप, हमें अभी पार्टी के लिए निकलना है। इसके चक्कर में आप अपना मूड तो खराब कर ही लेंगे, बल्कि यहाँ खड़े रहकर इसके हक की सजा भी नहीं दे सकेंगे, और अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। समीर को डर था कि मामला यही रफा दफा ना हो जाए, वरना इसके दिल को सुकून नहीं आएगा। वो जो इसने अपने बाप को मेराल की जॉब के खिलाफ इतना भड़काया था, वो सब रायगा ना चला जाए। जलील औरत बालों को छोड़ते हुए इसने मेराल को नीचे फेंका और फोन पकड़कर काल मिलाई। मेराल नीचे बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। हाँ सऊद, मेरी वापसी तक बारबेक्यू के लिए सारा सामान तैयार रखना, कोयले सही से दहका लेना। फोन काटकर वो मेराल को रोनता हुआ गाड़ी में बैठ गया। लबों पर सीटी सी धुन गुनगुनाता हुआ समीर भी गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। जब मीराल ने को इनके जाने का यकीन हो चुका तो मीराल सपाट चेहरा लिए उठ खड़ी हुई और गेट के साथ मौजूद स्लेब पर बैठ गई। इसकी नाक और माथे से खून बह रहा था, मगर इसे परवाह सिर्फ आज रात होने वाली बारबेक्यू की थी। इसने अपना सारा अपने दोनों हाथों में गिरा लिया। चंद लम्हे ही बीते जब इसे नीचे 2 पाँव रुकते नजर आए। इसने चेहरा उठाकर देखा, वहां हमीर था, शौक और परेशान, सुर्ख आंखें लिए बेयकीनी से मेराल को तकता, जिसके माथे और नाक से खून बह रहा था। वेरी सैड सीन। मगर मेहराल का चेहरा बेतासुर था। किसी भी किस्म की खुशी जगह से आ रही आंखें लिए वो खड़ी हो गई। कौन था ये? मीर ने इस शख्स को तस्वीर में देख रखा था। इसे लगा था कि वो मीराल का बाप है, मगर जो अभी इसने किया इसने तो मीर के दिल को रेजा रेजा किया था, इसलिए पूछ बैठा। मगर जब बोला तो लेजर शिकस्त खोरदा था, गोया इसने अपने माजी को जिंदा होते देख लिया हो। मीराल खामोश खड़ी रही, फिर रंधी हुई आवाज में सिर्फ इतना ही पूछ सकी। गाड़ी मीर का दिल किसी ने मुट्ठी में भींचा था, मगर खुद पर काबू पाते हुए चलने लगा। मीराल भी इसके पीछे चल दी, बेतासुर चेहरे से चलती हुई ऐसे लग रही थी जैसे बिन रूह के बदन। कहाँ चलना है? गाड़ी में बैठते ही मीराल को फर्स्ट एड बॉक्स थमाते हुए मीर ने नरम लहजे में पूछा, भूख लगी है? ओए होए, वेरी सैड। बॉक्स थामते हुए इसने मीर से नजरें मिलाई बिना जवाब दिया। मीर ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। मीराल अब हाथों को तेज तेज चलाती हुई रुई पर एंटीसेप्टिक डाल के जख्म और चेहरे से खून साफ करने लगी। मीर इसे ऐसा करते हुए किन अखियों से बार बार देखने लगा। वो बिना देखे इतनी महारत से सब कर रही थी कि मीर को शक गुजरा ये इस पर पहली बार नहीं बीता। अब वो माथे पर उंगलियां फेर कर जख्म का तयन करते हुए बैंडेज करने लगी। कुछ लम्हे गुजरे थे जब गाड़ी एक बेकरी के सामने रुकी। मेहराल ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। बेकरी के एलईडी नेम बोर्ड पर नाम रोशन था, डू नॉट हार्स। आज जाओ। मेहराल बिना इस्तफसार के मीर के कहने पर गाड़ी से निकलकर मीर की पैरवी करने लगी। मीर बेकरी में दाखिल हुआ तो मीराल भी इसके पीछे ही दाखिल हो गई। बेकरी में दाखिल होते ही नरम गरम माहौल ने इससे इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम मीर भाई। मीर के दाखिल होते ही 19-20 साल लड़का काउंटर के पीछे से निकल कर मीर के सामने, वालेकुम सलाम जैद तुम जाओ, अब मैं देख लेता हूँ। मीर ने हुक्म दिया। जैद अस्बाद में सर हिलाकर अपनी किताबें बैग में डालता वहां से चला गया। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे कुछ खाने को लाता हूँ। मीर ने इसे वहाँ छोटी सी गोल में इसके सामने साथ मौजूद 4 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बिठाया। वो गुमसुम सी वहां बैठ भी गई। आखिरी दफा खाना कब खाया है तुमने? मीर काउंटर के साथ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि कुछ याद आने पर रुका। कल दोपहर को। आवाज में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था, गले में गोया कांटे उगाए हों। ठीक है, मीर समझ कर इससे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मेहराल को खबर नहीं थी कि वो कितनी देर वहां बैठी खला में घुरती रही थी। जब मीर एक ट्रे के साथ वहां वापस आए, क्योंकि तुमने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए अचानक हैवी डाइट लेना तुम्हारी ठीक नहीं है। मीर ने सैंडविचेस इसके आगे रखते हुए चाय का मग इसके आगे और एक अपनी तरफ से रखते हुए बोदस्ताना अंदाज में कहा। मीराल अब भी स्पॉट चिरली टेबल पर घूर रही थी। पढ़ ही नहीं जा रहा। सैड सीन। इससे पहले कि मीर बैठता वो इंटेरिस डोर तक गया और इसका साइन बोर्ड ओपन से क्लोज्ड में बदला।
میرال تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ میر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، مگر میرال ابھی بھی خلا میں گھور رہی تھی اور میر کے پکارنے پر چونکہ پھر اس بعد میں سر ہلاتی سینڈوچ پکڑ کر کھانے لگی۔ ذہن میں اس کی اب تک کی ساری زندگی فلم کی طرح گھومنے لگی۔ وہ سینڈوچ ختم کر چکی تھی، اب گھونٹ گھونٹ چائے بھر رہی تھی، مگر اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو میر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر آج میر نے نظریں نہیں پھیری۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک پودا لگایا۔ آخری گھونٹ بھر کر اس نے خالی مگ میز پر رکھا۔ جو فلم اس کے دماغ میں چل رہی تھی اس نے انہی الفاظ میں ڈالنا چاہا۔ وقت بیت گیا اور وہ پودا شجر کی صورت اختیار کر گیا۔ اس شجر کی خوبصورت ٹہنیاں نمودار رہی جو اس شجر کو بہت عزیز ہو گئی۔ میر کو لگا وہ اس سے نظریں ملائے بات کر رہی ہیں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دادا کا شجر اس کی اپنی فیملی تھی۔ وقت کا پہیہ پھر چلا۔ اب کے ان شاخوں کے ساتھ سرسبز ننھے پتے کھلنے لگے۔ اس کی سوچ کی نگاہ ننھی میرال کو چومتے زامی پر گئی، جسے دیکھ کر دادا مسکرا رہے تھے۔ شجر اب خود کو مکمل محسوس کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نئے پتے نکل آئے۔ اس وقت شجر کو ناز ہونے لگا اپنی شاخ اور اس پر لگے پتوں پر۔ وہ خود کو بھرپور محسوس کر رہا تھا۔ میرال کی آواز آگے کے منظر سے مدھم پڑی۔ تازہ چلتی ہواؤں میں جب نئے اور پرانے پتے شاخ سے منسلک خوشی سے جھوم رہے تھے تو خزاں نے قدم رکھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑک کے گال پر بہہ گیا۔ اس سے وہ دن یاد آئے جس دن نظامین کے گھر آ کر میرال اور نگہت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت شجر سہما تھا اور سہمے تھے پرانے پتے، کیونکہ شجر جانتا تھا کہ اب اس کے پرانے پتے خزاں نہیں سہ پائیں گے اور شاخ ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب منظر بدلا تھا اور وہ دن سامنے آیا جب نظامی میرال کو عدالت سے کھینچ کر لے جا رہا تھا اور نظامی کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ظالم خزاں نے ایسا ہی کیا۔ شاخ کے ساتھ منسلک پرانے پتوں کو نوچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شجر کچھ نہ کر پایا کیونکہ مضبوطی سے تھامنا شاخ کی ذمہ داری تھی، لیکن شاخ تو ابھی بھی سرسبز تھی۔ اس کے پاس نئے پتے موجود تھے، نعم البدل حاضر تھا۔ نقصان تو شجر کا ہوا ہے جس نے اپنی خوراک دے کر ان پتوں کو سبز کیا تھا۔ نقصان تو پتوں کا ہوا ہے جو اپنے شجر سے جدا ہوئے تھے۔ ہائے یہ خزاں شجر کو برباد کر گئی۔ ہائے اس خزاں نے ننھے پتوں کو زون دیا، افسردگی سے کہتے ہوئے میرال نے ہچکی لی۔ میر فوراً سے اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے بڑھا۔ اسے پانی دے کر وہ پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرال نہ جانے کتنا درد خود میں سموئے ہوئی تھی۔ کوئی اس معصوم پر بھلا کیسے ظلم ڈھا سکتا ہے؟ وہ میرال کو کوسنے لگا، وہ میرال کو سننے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ ایک تہیہ تھا جو اس نے کر لیا تھا، اسے قائم رہنا تھا۔ ہاں بولو۔ پارٹی جہاں تہی لبرلز موجود تھے۔ میں نظامی کو اچانک کسی کی کال موصول ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نظامی کے اعصاب تان گئے۔ وہ چونکا تھا۔ ٹھیک ہے تم سب تیاریاں مکمل رکھو، میں آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ نظامی نے فون بند کیا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ پاس کھڑا سمیر چونکا۔ تھوڑے قریب ہوتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ چلو ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ نظامی فوراً نگہت کی طرف بڑھا جو نزاکت بھرا کہکہ لگا کر کسی مرد سے مخاطب تھی۔ لیکن ڈیڈ ہم ابھی تو پہنچے ہیں۔ سمیر بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ تو بتا دیں کس کا فون تھا؟ سعود کا فون تھا۔ تم مہک کو لے کر گاڑی میں چلو۔ حکم دیتا ہوا نظامی چہرے کے تنے ہوئے اعصاب لیے آگے بڑھ گیا، جبکہ سمیر مہک کو بلانے کے لیے وہیں سے پلٹ گیا۔ تقریباً 4 سال پہلے میری نانی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئی۔ میں آج جس حال میں ہوں اس میں آدھے حصے کی شاید نانی ہیں تو باقی کی شاید میں خود ہوں۔ ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکائے وہ اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نانی نے دیکھا، پھر وہاں تک آئیں گے جو میں نے سا۔ مسکرا کر اس نے میر کی طرف دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا اپنائیت تھی اس شخص میں جو آج وہ اپنا ماضی اس کے سامنے کھو رہی تھی، جو نہ اس نے کبھی شمائم کو بتایا تھا نہ ہی زینب کو۔ وقت اتنی تیزی سے پیچھے دوڑا کہ میر اور میرال 25 سال پہلے نگہت کے سامنے موجود تھے، جو اپنے باپ کے سامنے اپنا سامان پکڑے بحث کر رہی تھی۔ اپنے فیصل پر نہ سرسانی کر لو نگہت، فرقان نے ابھی بھی تمہارا منتظر ہوں، تمہیں طلاق کے بعد بھی قبول۔ خبردار۔ نگہت اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر تیزی سے مناف نظامی کی جانب بڑھی۔ خبردار، جو آپ نے طلاق کے بارے میں سوچا تو آپ نے اپنے اور نظامی حیات میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا ہے نا؟ آپ کی زندگی کی آخری سانسیں بھی ہوں گی تو میں نظامی کو ہی چنوں گی۔ نہایت صفاقی سے کہتی نگہت بیگ کو گھسیٹتی مناف نظامی کے عالیشان محل سے نکل گئی۔ نظامی ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا انتہائی ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھا، جو کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور اسکالرشپ بھی آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ مغرور شہزادے کے نام سے مشہور تھا جو اسے سخت ناپسند تھا۔ وہ بلا شبہ حسین اور وجیح قامت کا مالک تھا، مگر اسے مزید پرکشش بنانے والی چیز اس کا لیا دیا رویہ تھا جو ہر کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ نگہت پسند کے معاملے میں بہت نکتہ چین تھی، مگر پہلے ہی لمحے جب نگہت نے نظامی پر نظر ڈالی تھی تو وہ دوسرا لمحہ کبھی گن نہ پائی۔ اس کا لمحہ بار بار اس کے
एक के हिंसे पर ही रुकता। इसलिए निगत ने अपनी दौलत, स्टेटस, गुरूर और घुमाने पलाए ताक रख कर इसे पा लेने में जी जान लगा दी थी। मगर जब हर हरबा बेकार हो गया तो निगत ने आखिरी हरबा आजमाने की ठान ली। निगत इसे छोड़ो, ये सब बातें मजाक नहीं है। निगत इसके हॉस्टल रूम में घुस गई थी। इस वक्त पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी हुई थी। मेरे साथ अभी निकाह कर रहे हो या नहीं, वो इस बार चिल्लाई। हम बैठ कर बात कर सकते हैं निगत, ये सब जल्दबाजी में नहीं होता। जामी घबरा गया था, वो बुरी तरह बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। 3 निगत ने बिना बताए काउंट डाउन शुरू किया। निगत नहीं, फॉर गार्ड से वो खिलौना नहीं है। जामी करीब आने लगा जब निगत फिर से चिल्लाई। 2। अच्छा सुनो, मुझे बताओ क्या चाहती हो। मैं हूं ना यहाँ, हम बात कर लेते हैं। जामी हार मान गया था, वो इसकी जिद्दी तबीयत को जानता था। मुझसे मोहब्बत करते हो। निगत को शक था मगर इसने तस्दीक चाहिए। हाँ। शिकस्त खोदा होकर जामी ने बिलाखिर तस्दीक की मोहर लगा दी। फिर शादी क्यों नहीं कर सकते मुझसे। निगत की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अभी अभी इसने मोहब्बत का इकरार किया। तुम जानती हो तुम्हारी और मेरी फैमिली बहुत अलग है। तुम मेरी फैमिली में आ भी गई तो सर्वाइव नहीं कर पाओगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा मसला है, तुम मुझसे निकाह कर रहे हो या नहीं। ट्रैगर पर इसने अपना दबाव बढ़ाया ताकि जामी को इशारा दे सके कि इस ट्रैगर का दबाव दबना या ना दबना जामी के जवाब पर मुनहसर है। हाँ, अब तुम ये गन छोड़ो। जामी ने एक कदम और बढ़ाना चाहा जब वो पीछे हटी। आज ही। निगत जल्दबाज हुई। व्हाट। जामी हैरान रह गया। मैं अपनी फैमिली के बिना कैसे इतना बड़ा फैसला। 1। निगत ने ट्रैगर पर दबाव बढ़ाया। जामी ने फौरन आगे बढ़कर इससे गन छीन ली। पागल हो, अभी कुछ हो जाता तो। जामी चिल्लाया। वह निगत पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सबा के फ्लैट में निकाह का सारा इंतजाम मुकम्मल रखूंगी। अगर तुम ठीक 4 बजे तक वहां मौजूद ना हुए तो मौलवी समेत मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी। इसे धमकी देते हुए वहाँ से निकल गई मगर फिर जामी सर अपने हाथों में गिरा कर रह गया। वालदैन का फरमंबरदार आज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा था। जामी की माँ सुरैया बेगम ने जामी की खुफिया निकाह पर वावेला तो बहुत मचाया मगर फिर दिल को समझाते हुए बहू को तस्लीम करना पड़ा। दूसरी तरफ मनाफ नाजामी अपनी बेटी के इस फैसले पर इतना नाखुश था कि इसने निगत को अपने बाप और जामी में से किसी एक को चुनने कहा मगर नए नए मोहब्बत के जोश ने बाप की सालों की मोहब्बत पर धकील कर अपनी नई नवेली मोहब्बत का इंतखाब किया। निगत की माल बता नेक खातून थी और जामी के इंतखाब से काफ़ी खुश थी मगर मनाफ नाजामी इसको किसी खातिर में नहीं लाता था। शादी की इब्तिदाई से निगत बहुत खुश थी। अपनी सास ससुर से भी अच्छा रवैया रखती और इस छोटे से घर में एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश करती मगर ये सब ज़्यादा दिन ना चल सका। निगत की छोटी बहन जब जब निगत से मिलने आती तो इसे इसकी महरूमियों का अच्छा खासा एहसास दिला के जाती। नतीजतन इसके जाने के बाद निगत को तूफान लाना लाजिम व मलजूम हो जाया करता। रफ्ता रफ्ता निगत को एहसास होने लगा कि इसके घर की जितनी आमदन है इतना तो इसका सिलौन का खर्चा आया करता था। इन्हीं दिनों में इनके घर जहाँ मिराल की आमद ने सबको खुशियों से महका दिया वहीं निगत मजीद कोफा ज़्यादा रहने लगी। अब अगर इस बच्चे के अखराजात भी डाल दिए गए तो निगत मजीद तंग दस्त हो जाएगी। ये सोचते ही निगत को अपना माँ होना अजाब लगा। बथेरों बार जब इसने सोचा कि वो अपनी बाप से मदद मांगे तो इसे ये शर्त याद आ जाती कि इसे जामी को छोड़ना पड़ेगा और वैसा हरगिज नहीं कर सकती थी। 2 साल बाद मनाफ नजामी ने जामी को घर दामाद बनने की भी पेशकश की जिसे इसने निगत के बहुत इसरार के बाद भी ठुकरा दिया। इस दिन के बाद इस घर की सही मानों में बदबख्ती शुरू हो गई थी। इन्हीं दिनों की बात थी जब निगत की मुलाकात नजामी से एक रेस्तरां में हुई। वाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फुरकान नजामी निगत के चाचा का बेटा था जो कि बहुत पहले इस पर अपना जी जान वारे बैठा था। आज बहुत देर बाद वो निगत से मिला। शायद किसी काम के सिलसिले में वो लाहौर आया था। ये शायद भेजा गया था। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निगत जहाँ नजामी को देखकर हैरान रह गई। वही अपने हुलिया की वजह से शर्मिंदा भी होने लगी। बस ऐसे ही सरसरी से इतफाक से शुरू होने वाली मुलाकात आगे बढ़ती बढ़ती खुफिया मुलाकातों तक चली गई। इस दौरान अल्लाह ने निजामी को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा जिसका नाम इसने अब्दुल्ला रखा मगर एक और औलाद ने निगत की कोफत में मजीद इजाफा किया। हाँ, अलबत्ता फुरकान नजामी को फ़र्क नहीं पड़ा था। यह शायद इसने जाहिर नहीं करवाया। निगत चाहती थी कि किसी तरह नजामी इस खुफिया ताल्लुक की बिना पर अपनी दौलत का कुछ हिस्सा इस पर लुटा दे मगर जब इसे ऐसा होता हुआ नजर न आया तो इसने ऐसी सोच सोची जिसने मिराल की तमाम ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। निगत, ये वक्त है कि मैं तुमसे बात कर लूँ। अब क्योंकि तुम खुद भी रजामंद हो तो क्या तुम मेरी शादी की दावत कबूल करती हो? अपने घुटनों के बल बैठते हुए नजामी ने अपने फ्लैट में निगत को प्रपोज किया था। नजामी निगत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही वो जामी को किसी भी सूरत वार देना चाहती थी मगर अपना माजी का ऐशो आराम भी इसे बार बार अपनी तरफ बुलाता था। मेरी एक शर्त है। पहले से ही सोची हुई साजिश निगत ने पेश की। मुझे सब कबूल है, तुम बस हुक्म दो। जामी खुशी से फूले न समाये वो उठ खड़ा हुआ और उतावला होकर इसे पूछने लगा। मैं शादी के बाद मिराल को अपना साथ रखना चाहती हूँ और कस्टडी वगैरह में तुम मेरी मदद करोगे। निगत ऊंची थोड़ी करते हुए बोली। तुम सिर्फ मिराल से मोहब्बत है? निजामी हैरत ज़दा हुआ। हालांकि अब्दुल्ला भी तो इसका बेटा था। नहीं फुरकान, मुझे मोहब्बत नहीं है मगर ऐसा करके जब जामी अपनी बेटी के लिए तरसेगा तो मुझे जहन्नम में रखने की इसे सजा मिलती रहेगी। फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसने अपना दाना हाथों
निज़ामी की जानिब बढ़ाया, साथ दोगे मेरा? अपना हर कदम तुम्हारे साथ रखने को तैयार हूँ। निज़ामी ने इसका हाथ पकड़कर सरशार होते हुए लबों को मुस्कुराहट में ढाला। वो जुनूनी था, निगहत की मोहब्बत में ये ना समझ पाया था कि निगहत का मकसद क्या है। दूसरी जानिब निगहत ने गहरी सांस भर के अपनी कोफत पर काबू पाया, मगर वो अपने प्लान से कुछ चीज़ का सोच रहा था कि वो शादी के बाद निज़ामी से दौलत हासिल कर लेगी। दूसरी तरफ जब ज़ामी मीराल के बिना नहीं रह सकेगा तो वो निगहत को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर लेगा। इस तरह वो ज़ामी को कभी नहीं खोएगी। मगर दूसरी तरफ ज़ामी था अपने असूलों को पाबंद। इस सब में एक सौदा हुआ था, वो सौदा मीराल का था। ये क्या हरकत है निगहत? तुमने अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी की है? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? ज़ामी बड़े ज़ब्त से इसे पूछ रहा था। तुम अपना और अपने माँ-बाप का दिमाग दुरुस्त करो, मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। वो दरश्ती से कहती हुई आगे बढ़ी। निगहत ज़ामी इसकी बात पर बुलंद आवाज़ में बोला, क्या हो गया तुम्हें? आए रोज़ बिना किसी वजह के झगड़ा करती रहती हो, क्या चाहती हो तुम? इस सब के बाद भी ज़ामी ने अपना ज़ब्त ना हारा था। तलाक, मैं तलाक चाहती हूँ, तलाक दो मुझे। निगहत निडर होके बोली, कभी नहीं। वो जानता था कि वो क्या कहने वाली हैं। तुमने निकाह के लिए गन उठाई थी, आज 7 साल बाद तुम्हारा मोहब्बत का भूत उतर गया तो तलाक के लिए फिर से गन उठा लोगी? मगर वो तुरशुवत आगे बढ़ा और अपने जबड़े भींते हुए एक-एक हर्फ चबाकर कहने लगा, याद रखना इस बार तुम्हें खुद शूट करूँगा। इसके माथे पर बोसा लेते हुए पीछे हटा, लेकिन तलाक नहीं दूँगा कहकर वो लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल गया। तुम्हें मैं वापस पा ही लूँगी ज़ामी, मगर अभी मेरा अलग होना ज़रूरी है, कहकर वो बाहर लैंडलाइन की तरफ बढ़ गई। इस बात से अनजान कि वो हमेशा के लिए ज़ामी से खुद को दूर करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। कुछ ही पलों में ज़ामी इसके घर पहुँच गया। ज़ामी की बदकिस्मती थी कि वो घर में नहीं था। मीराल के दादा और दादी के सामने ज़ामी निगहत और मीराल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया था, मगर वो वावेला मचाते हुए भी कुछ नहीं कर सके थे। दादी के हिसार में नन्हा अब्दुल्ला था जो बस 1 साल का था। ज़ामी के हाथ में गन ने बहुत से कदमों को रोक दिया था। ये आखिरी दफ़ा था जब मीराल ने अपने दादा और दादी को देखा। वो दादा और दादी जिन्हें वो अपने माँ-बाप समझती थी, मुड़कर देखती मीराल की रोती हुई आँखें दादा का कलेजा चीर गई थी। मीराल चली गई थी, मगर दादा तो चल बसे थे। वो अज़ियत बर्दाश्त करने के लिए नहीं रुके थे। शजर बिखर गया था, एक पत्ता टूट गया तो एक शाख अलग हुई। मुझे आज भी दादा अब्बू का वो बलक-बलक कर मीराल को पुकारना याद है। मीराल की आँखों से बरसात जारी थी। तमाम कहानी के दौरान वो बेतासुर चेहरा लिए हुई थी, मगर दादा का ज़िक्र करके वो खुद भी नहीं रोक सकी। वो ढह गई रोक सकी थी। वो ढह गए थे। मैं मुड़ना चाहती थी मीर, और मैं मुड़ी थी, मगर निज़ामी मुझे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ साथ ले गया था। और फिर इसने बच्चों की तरह रोते हुए अपनी आँखों से और समेटी तो आँसू टूटकर मोतियों की तरह गिरे। फिर अदालत में मुझे पापा ने बताया कि इस निजगली के दादा नहीं रहे। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरे दादा फौत हो गए। मीर वो रूठ गए मुझसे। मेज़ पर सर गिराकर वो छोटे बच्चों की तरह बलकते हुए ये भूल गई कि सामने कौन बैठा है। ओहो! मैंने समझा लास्ट पार्ट है, लेकिन सॉरी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।